हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आज हम शुरू करने वाले हैं इंडेक्स 8। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा इंडेक्स है, लेकिन जितना ये छोटा है ना, आपके रियल लाइफ में, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में ये उतना ही ज़्यादा अप्लाई होने वाला इंडेक्स है। तो हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मस्त तरीके से इसको समझेंगे। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल, एमसीक्यू, उन सबको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आइए ना शुरू करते हैं हमारा इंडेक्स। देखो, अगर आप इस इंडेक्स 8 को अगर आप देखें इसके नाम को, तो इसके नाम में 3 अच्छे वर्ड यूज किए गए हैं। कभी ना कभी बचपन में आप ये वर्ड कहीं ना कहीं सुने होंगे जरूर। मैं थोड़ा बता दूं आपको। एक वर्ड है बच्चे अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक है हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और तीसरा वर्ड यहाँ पे एरर्स यानी कि गलतियां। मैं ना इस इंडेक्स के अंदर में एंट्री करने के पहले बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत प्यारे तरीके से पहले इस 3 वर्ड को आपको मैं समझाना चाहता हूं। उसके बाद इनके बारे में इंडेक्स हमारा 8 क्या बोलता है उसको हम एक एक करके यहाँ पे देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। आइए ना, पहले मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करूं। आप मुझे बताओ कि जब मैं या कोई भी आज तक, जब बचपन से आपने अकाउंटेंसी जब पढ़ना शुरू किया था 11th क्लास से एक्चुअली, तो जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी की बात की जाती है, अकाउंटिंग पॉलिसी, तो बताओ आपके दिमाग में क्या आता है? मैं थोड़ा सा बताऊं आपके दिमाग में क्या आता है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब, जैसे ही जब आप 10th क्लास से आप 11th क्लास में आए थे, तो आपको 11th क्लास से ही ना आज तक जहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं बच्चे, आज तक ना आपको डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी सिखाया गया। जैसे कि 11th क्लास में सिखाया गया कैसे हम जर्नल एंट्री करें, लेजर अकाउंट बनाने का रूल क्या होगा, ट्रायल बैलेंस बनाने का रूल क्या होगा। ये जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमें वो जो प्रिंसिपल्स जो ध्यान में रखने पड़ते थे, जिसमें कि सेपरेट लीगल एंटिटी, मनी मेजरमेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कॉस्ट प्रिंसिपल, मुझे बहुत सारी याद है। अकाउंटिंग पीरियड थे ना, आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर ने बताए थे। ये बहुत सारी बातें आपने देखा था। फिर जब थोड़े और बड़े आप हो गए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सिखाए गए। आप आज उस स्टेज पे आ चुके हैं सीएमए प्रोफेशन के अंदर में, जहां पे आपको इंडेक्स पढ़ाया जा रहा है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मेरे बच्चों, 11th क्लास से अकाउंटेंसी को बेहतर तरीके से करने के लिए जितनी सारी बातें आपको सिखाई गई ना, वो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के जो रूल्स होते थे, उनको बनाते समय जिन प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता था, जिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखना पड़ता था, जो इंडेक्स अभी मैं आपको सिखाना शुरू करूंगा जिनको हमें ध्यान में रखना है, ये सब आपको कोई ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में आपको बताते आ रहे हैं कि भैया अकाउंटिंग इस तरीके से आपको करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इंडेक्स 8 के अंदर में अकाउंटिंग पॉलिसीज को वो कैसे डिफाइन करते हैं। सुनो ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स एंड प्रैक्टिसेज अप्लाइड बाय एन एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट अपना, तो इनको बनाते समय जो भी प्रिंसिपल, जो भी रूल्स, कन्वेंशन, बेस, आपका प्रैक्टिसेज, जिन बातों को हम ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग करते हैं, वो सब हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज में आते हैं। अब देखो, अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझाते समय मैं ना थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। थोड़ा और डिटेल में आने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ पहले से, ताकि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ। इसका कोई खास रेलेवेंस इंडेक्स 8 में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊँ कि आप ना, जैसे अब देखो इंडेक्स 16 आप पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे आप, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये कहता है कि भैया देखो जी, इंडेक्स 16 के अंदर मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूँ थोड़ा सा और अब आपके लेवल में आके, कि जैसे जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कौन कौन से आइटम्स होंगे जी। तो डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो बोलता है कि भैया जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आते हैं, है ना। टेंजिबल जो फिक्स एसेट्स हमारे होते हैं ये। फिर उन्होंने कहा कि देखो जी, आपको जो वैल्यू करना है ना, तो वैल्यू करने का आपके पास तरीका है, या तो कॉस्ट मॉडल, यानी कि आप अपने बैलेंस शीट में इसको कॉस्ट पे दिखाइए, या फिर रिवोल्यूशन मॉडल, आप इसको रिवैल्यू करके दिखाइए। ज़्यादा मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉलिसीज आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, या डिफरेंट
डिफरेंट जो इंडेक्स पढ़ेंगे वो सब आपको यही सब बातें सिखाएगा कि अब देखो हमें हेडक हो गया कि यार बिल्डिंग को मान लो कि बिल्डिंग क्या है, तो हमने कहा कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। प्लांट मशीनरी क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। फिर दिमाग में आया कि अब बैलेंस शीट में हम इसको कितने प्राइस पे दिखाएं, तो हमें इंडेक्स 16 ने बताया कि देखो जी आपके पास दो तरीके का है, या तो आप ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा दो। तो मैं आपको पॉलिसी बताते समय सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब भी अकाउंटिंग में आप कहीं पे रुक जाते हो, आप ब्लॉक हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता कि इसका क्या करें, तो उनको करने का क्या तरीका होगा, कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है, यही सारी बातें बच्चे आपको पॉलिसीज में बताई जाती है। पॉलिसी में वो सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन, प्रैक्टिसेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेक्स जो आप पढ़ते हैं या पढ़े हैं, वो सब आपके पॉलिसीज में कवर्ड होते हैं। अब पता है, मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूं इस इंडेक्स 8 को थोड़ा और इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाने के लिए, कि इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मैंने बता दिया ना आपको। पता है इसके बाद एक नया इंडेक्स आया, इंडेक्स 40। एक नया इंडेक्स आया, मतलब ये जल्दी, जब इंडेक्स 16 लॉन्च किया गया था उसके कई समय के बाद इंडेक्स 40 को लॉन्च किया गया हमारे देश के अंदर में, जो बात करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। पता है जब इंडेक्स 40 नहीं था ना, जब ये इंडेक्स 40 नहीं था बच्चे, तो उस टाइम पे जो ये बिल्डिंग्स होते थे ना, ये जो बिल्डिंग्स होते थे, इन बिल्डिंग्स को हमेशा हम क्या करते थे, इंडेक्स 16 यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के रूप में हम इसका ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन जब इंडेक्स 40 हमारे देश में आया, तो इंडेक्स 40 ने कहा कि नहीं जी, अगर बिल्डिंग आपने अपने ऑफिस के पर्पस के लिए परचेज किया है, आपने अपना ऑफिस यानी कि अपने काम के लिए, फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, शोरूम के लिए, तब तो मतलब जो बिजनेस कर रहे हो अगर उसके लिए बिल्डिंग परचेज किया है, तब तो इंडेक्स 16 के मुताबिक आप उसका काम कीजिए। जो भी इंडेक्स 16 में पॉलिसी आपको बताया गया है, इनको लेकर उसी के हिसाब से आपको काम करना होगा। लेकिन इंडेक्स 40 में कहा गया कि अगर कोई आपने बिल्डिंग परचेज किया एज इन्वेस्टमेंट, मान लो सीओसी के पास खूब सारे पैसे थे, उन पैसों से हमने क्या किया जी, सोचा कि सरप्लस पैसा है, मैं क्या करूं, तो मैंने किसी बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट कर दिया ताकि उससे कुछ रेंटल कमाऊंगा, या फिर मैं क्या करूंगा जी, उसका एप्रिसिएशन होगा तो बाद में बेच दूंगा। तो इंडेक्स 40 के बाद आने के बाद क्या हुआ कि जो बिल्डिंग आपने बिजनेस के लिए परचेज किया उसको तो इंडेक्स 16 में ही रखा गया, लेकिन ऐसी बिल्डिंग के लिए एक नया पॉलिसी, एक नया इंडेक्स आया, और उसमें कहा कि नहीं जी इंडेक्स 40, इसके मुताबिक आप इसको जब भी बुक में दिखाओगे ना, तो आपको कॉस्ट पे ही दिखाना है। जैसे इनको था ना कि कॉस्ट या रिवोल्यूशन, डिफरेंट इंडेक्स में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बिल्कुल शॉर्ट में इनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, और फिर इसको लिंक करूंगा आपके इंडेक्स 8 के साथ, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि भैया हमारे इसके अंदर में जो बिल्डिंग परचेज किया जाएगा उसको हमेशा आपको कॉस्ट पे ही दिखाना है, उनको रिवैल्यू करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। उसी तरीके से जब थोड़े और, जैसे कि हमारे पास क्या है जी, आपका इन्वेंट्री, हमें नहीं समझ में आता कि यार इन्वेंट्री को मान लो कैसे ट्रीट करना है, तो इन्वेंट्री को ट्रीट करने की जो पॉलिसी है ना, वो कहाँ बताई गई, इंडेक्स 2 के अंदर में डिटेल डिस्कशन। इन्वेंट्री में कौन कौन से आइटम्स आएंगे, इन्वेंट्री को वैल्यू करना उसका तरीका क्या होगा, तो आप पढ़े हुए बचपन से कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे हम दिखाते हैं। इन्वेंट्री का कॉस्ट फॉर्मूला होता है भैया फीफो या वेटेड एवरेज, कोई भी एक तरीका आप लगा सकते हैं। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ इन 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू कि ये जितने भी इंडेक्स आप आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट आपके आइटम्स के ट्रीटमेंट को लेकर जो रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स आप बचपन से पढ़े हुए हैं, वो सब के सब मेरे बच्चे आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर में कवर्ड होते हैं। अब जब मैं इंडेक्स 8 को आपको पढ़ाऊंगा और जब भी बोलूंगा अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आप समझ जाना कि भैया किसी भी एक आइटम का या किसी भी एक सिचुएशन में हम क्या करें, कैसे ट्रीटमेंट करें, वो सब हमारे पॉलिसी के अंदर में कवर्ड होते हैं। एंड डिफरेंट पॉलिसी के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज हैं, कन्वेंशंस हैं, एस है, इंडेक्स है, तो उसी के मुताबिक हम अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। मुझे पता है कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ये अकाउंटिंग पॉलिसीज था। अकाउंटिंग पॉलिसी के बाद दूसरा वर्ड क्या होता है जी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इससे आप भली भांति बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। आप मुझे बताओ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है। तो मेरे बच्चे, अकाउंटिंग करते समय डिफरेंट सिचुएशंस में हमें कुछ एस्टिमेट्स लगाने होते हैं। जैसे कि हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करें, हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाना है, मैं कितना बनाऊं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाऊं,
प्रोविजन फॉर रिपेयर, मान लो हमने कोई वारंटी, कोई गारंटी, हमें कुछ आपका कुछ रिपेयरिंग कराना पड़ सकता है, बट एग्जैक्ट अमाउंट कितना हमें नहीं पता, तो हम एक प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाते हैं। हमने अपने प्रोडक्ट जो हमने सेल किया है उसके साथ कस्टमर को वारंटी दिया है, तो जो प्रोडक्ट हमने सेल किया उस पर वारंटी पे कितना खर्च हमारा हो सकता है, हम उसका प्रोविजन बनाते हैं। और जितने भी प्रोविजन बनाते हैं ना बच्चे, दे ऑल आर कवर्ड अंडर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मैंने आपको बताया है, आप जरा देख लो। दीज आर द एस्टिमेट्स मेड बाय द मैनेजमेंट रिलेटेड टू जो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू ऑफ द एंटिटी। दे आर बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहता है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल, अभी पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी मुझे उतनी ही बातें समझानी है जिससे बहुत सिंपल शब्दों में आप हर एक चीज़ को समझ जाएंगे। तो इसमें जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया, प्रोविजन फॉर रिपेयर हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं जी, हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। ठीक है ना बच्चे? तो अकाउंटिंग पॉलिसी आप जानते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जानते हैं, और एक वर्ड हमारा इंड एस 8 आपको समझाता है, बोलता है कि प्रायर पीरियड एरर्स। एरर मतलब कि गलतियां। मैं प्रायर पीरियड को छोड़ दो, पहले मैं आपको एरर्स को समझाना चाहता हूं। एरर में कई तरीके की गलतियां हो सकते हैं बच्चे। मैथमेटिकल एरर्स, हमने रॉन्ग कैलकुलेशन कर दिया, हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया इस अकाउंट का दूसरे अकाउंट में, हमने रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, वो सारे एरर ही तो होते हैं। फिर मिस्टेक्स इन अप्लाइंग पॉलिसीज, याद रखना, अगर कोई पॉलिसी हमें, कोई एएस, कोई इंडेस या कोई जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी उन्होंने हमें पॉलिसी बताया है कि भैया इसका ट्रीटमेंट ऐसे होना चाहिए, लेकिन आप उससे हटके कुछ कर देते हो, उससे हटके, यानी कि आपने गलती की है। जो पॉलिसी आपको दिया गया है अगर उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट आपने नहीं किया बच्चे, तो फिर तो गलती ही हुआ ना। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऑफ सेटिंग ऑफ आइटम्स। मैं थोड़ा सा बताऊं ऑफ सेटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आप सबने पढ़ा होगा बचपन से अभी तक। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक होता है आपका क्या जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो मशीन बेच के मान लो हमें करंट ईयर में 2 लाख रुपए आए, बिल्डिंग बेच के हमारे पास 3 लाख रुपए आए। इन्होंने क्या किया कि 2 और 3 5 लाख रुपए इकट्ठा करके कह दिया सेल ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग, मतलब दोनों को एक क्लब कर दिया। मेरे बच्चे, क्लब करना अलाउड नहीं है। इंडेस 7 जब आप मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो वहां पे साफ साफ उन्होंने बताया है कि भैया किस किस आइटम को क्लब करके आप दिखा सकते हो, किसको नहीं दिखा सकते हो। कैश फ्लो बनाने का हमारा मोटिव भी होता है डिटेल में बताना कि कहाँ कहाँ से कैश किस किस एक्टिविटी में आ रहे, किस किस में जा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक मशीन बेचा था, एक मशीन परचेज किया था। तो मशीन बेच के पैसे आए थे, परचेज किया तो पैसे चले गए। इन्होंने क्या किया, नेट करके कैश फ्लो बना दिया। उसको बोलते हैं क्या जी, ऑफसेट करना आपस में आपका। तो ये अगर आपने ऐसा ऑफसेट किया है जो हमारा इंडेस 7 अलाउ नहीं करता कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उस केस में क्या होगा, हम बोलेंगे कि आपने मिस्टेक किया अकाउंटिंग पॉलिसी में, ये भी हमारा एरर है। फिर आपका क्या जी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट। कुछ आपने फैक्ट ही अकाउंटिंग पॉलिसी या जहां पे बताएगा उसको आपने मिस इंटरप्रेट किया। जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो अभी आपके संतोष सर ने बताया इंडेक्स 40 के मुताबिक, आपने उसको कुछ समझा नहीं और उसको क्या किया जी, पीपी। एक बिल्डिंग मैंने इन्वेस्टमेंट के रूप में परचेज किया था, उसको भी मैं पीपी के अंदर में दिखा रहा हूँ। तो फैक्ट में क्या कर रहा हूँ, मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ बच्चे, है ना। मैं इंडेक्स को समझ नहीं पा रहा हूँ और गलत आइटम गलत जगह पे ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। उसी तरीके से ओमिशन ड्यू टू ओवरसाइट, भूल गया कुछ, या तो पार्शियल बोला या फिर कंप्लीट ओमिशन, एंट्री करना ही भूल गया, एक अकाउंट में लिखा दूसरे अकाउंट में नहीं लिखा। तो ये सब क्या होते हैं, ये सारे आपके ओमिशंस होते हैं। एंड फ्रॉड यानी कि इंटेंशनल या तो मिस्टेक हो या फिर ओमिशन हो। यहाँ पे ऑब्लिक है आपका एक्चुअली कि कोई गलती, मिस्टेक या कोई ओमिशन भूल जाना, लेकिन इंटेंशनल जानबूझकर, तब तो फ्रॉड है ना। ये सब के सब आपके एरर्स के डेफिनेशन में आएंगे एज पर इंडेक्स 8। याद रहेगी बात आपको। इस इंडेक्स में लिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा प्यारे तरीके से आपको समझा लेने दीजिए और फिर देखो इस इंडेक्स में कितने तरीके से, अच्छे तरीके से आपको मास्टरी बनाता हूँ। मैंने अभी तक आपको सिर्फ ये बताया कि इंडेक्स 8 में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है जिस पे पूरा इंडेक्स चलेगा। एक आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज, एक हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और तीसरा हमारा एरर। उन तीनों का मीनिंग क्या होता है बच्चे, वही बस मैंने अभी तक आपको समझाया है।
कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब आइए देखिए जरा ये इंडेक्स एट कितना प्यारा है, कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसकी ज़्यादा रेलिवेंस है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव को आपको बताऊं ना, देखो कितने प्यारे तरीके से ये इंडेक्स आपको याद हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी इस इंडेक्स एट का, तो ये इंडेक्स एट कहता है कि भैया जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी कह रहा हूँ बस वो सारे रूल्स प्रिंसिपल जितने भी आपके ट्रीटमेंट जो ऊपर में बताया सब कुछ बच्चे, तो कहते हैं कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको सेलेक्ट करने में और उनको चेंज करने में आपका का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मतलब सर अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करने का मतलब क्या? अब देखो ना, जहां पे बच्चे अगर मान लो हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप मुझे बताओ इसको वैल्यू करने का आपके पास तरीका क्या है? कॉस्ट मॉडल। तो ठीक है, हम कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर लेंगे। लेकिन आप देखो जरा इंडेक्स 16 में जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कवर होंगे उनको वैल्यू करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक कॉस्ट दूसरा रिवोल्यूशन। तो पता है उसी तरीके मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, एक्चुअली ये कहता है, ये इंडेक्स आपका 8 कहता है, ये आपको क्राइटेरिया, आपको तरीका बताएगा कि कैसे आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप सिलेक्ट करें। और उसको पहले सिलेक्ट मतलब कि अगर हमें कोई काम करना है, हमें मान लो, अब देखो ना, सुनो, मान लो हमें हमारे पास क्या जी कि हमने कहा कि एक बिल्डिंग परचेज किया यार, ठीक है। अब बिल्डिंग परचेज जो किया उसको मैं कितने पे दिखाऊं बुक में, तो हमें कौन बताएगा? इंडेक्स 40 हमें वो क्राइटेरिया देगा, हाउ दिस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देखें तो हम इसको बुक में कितने कौन सा प्राइस पे दिखाए जाएंगे? तो हमारे पास दो मॉडल बताया गया है। तो इस दो में से कौन से मॉडल को हम फॉलो करें, इसका क्राइटेरिया भी हमें इंडेक्स 16 जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां डिटेल में आपको बताया गया है। इंडेक्स 8 तो सिर्फ इतना कहता है कि भैया ये आपको कहता है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सा फॉलो करें उसको सिलेक्ट करने का एक तरीका बताता है। और उस अगर जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने एक बार फॉलो करना शुरू कर दिया, जो भी तरीका हमने फॉलो कर दिया, अगर हमें उसमें चेंजेस करना है मेरे बच्चे, चेंज वहां करने की नौबत आएगी जहां पे एक काम करने के दो तरीके हैं। जहां पर एक काम करने के दो तरीके होते हैं वहां पे चेंज की बात उठेगी ना। अब जैसे खुद बताओ, आपसे पूछता हूं कि अगर मान लो कि हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमने पहले किस पे वैल्यू किया? कॉस्ट मॉडल पे। क्या हम कोई और तरीके पे चेंज कर सकते हैं? देखो इंडेक्स 40 में अलाउड ही नहीं है, एक ही तरीका है। तो यहां तो चेंज करने का मतलब ही नहीं उठेगा। मतलब तब उठेगा जहां पे जैसे इंडेक्स 16 है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हमने पहले क्या किया? कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते। सर कॉस्ट मॉडल क्या होता है? फिलहाल तो समझिए कि कॉस्ट प्राइस पे दिखाना, रिवोल्यूशन मतलब उसको रिवैल्यू करके दिखाना। डिटेल आप जब इंडेक्स 16 पढ़ेंगे तो वहां पे ऑलरेडी आप समझ जाएंगे या पहले आप पढ़ चुके होंगे। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, पहले मैं इंडेक्स 8 पे आ जाऊं। चेंज का मतलब कि अगर मान लो हमने इंडेक्स 16 के मुताबिक पहले हमने कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते हुए अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आने वाले आइटम्स को हमने अपने कॉस्ट पे दिखाया, लेकिन बच्चे अब इस पॉलिसी को हम चेंज करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, और अब उसको हम क्या करते हैं जी? रिवोल्यूशन मॉडल पे चेंज करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास किसी काम के करने के दो तरीके हैं और अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने का तरीका क्या होगा? चेंज करने का तरीका क्या होगा वो भी आपको क्या होगा जी? इंडेक्स 8 के अंदर में आपको बताया गया है। तो सुनो ना, देखो कितने प्यारे प्यारे वर्ड हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेक्स 8 इज टू प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग, और जो एक बार सिलेक्ट हो गया अगर उसमें बाद में कभी चेंज करना है तो चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी टुगेदर विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर। अगर हम चेंज करते हैं तो उस केस में हमें उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, हम चेंज कैसे करेंगे, और फिर उसको लेकर हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा, इस सारी बातें बच्चे आपको इंडेक्स 8 बताता है। तो आपको मेरी बातें याद हुई, मैंने क्या बताया? इंडेक्स 8 देखो आपके दिमाग में बैठ गया। इंडेक्स 8 क्या करता है जी? एक तो क्राइटेरिया फॉर आपका सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद अगर चेंजिंग होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा और उसके लिए उसको लेकर हमें क्या क्या डिस्क्लोजर करना होगा, ये सारी बातें हमें इंडेक्स से बताएगा। और वही धीरे धीरे मैं इस इंडेक्स में आपको बताने वाला हूँ। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में। नाउ इसके साथ साथ अगर हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज करते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में प्रोविजन जितना बना रहे थे
उस एस्टिमेट में कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंज करने का हमारा तरीका क्या होगा, और एरर्स जो होंगे, एरर्स उनको अगर हमें करेक्ट रेक्टिफाई करना है ना, उसको सही करना है तो क्या उसका प्रोसीजर होगा, ये सारी बातें आपको इंड एस 8 बताएगा। मुझे विश्वास है आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। मेरे बच्चे, इसी ऑब्जेक्टिव से आप स्कोप का मतलब क्या होता है, दायरा, है ना, दायरा। उस इंड एस 8 में क्या क्या हमें करना होगा, देखो ना, वही एक तो सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा आपका अकाउंटिंग ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक हो गया आपका सिलेक्शन और दूसरा क्या हो गया उसका चेंज, तीसरा हो गया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और चौथा हो गया करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स आपका। तो ये चारों को मिला के यही जो ऑब्जेक्टिव था वही हमने क्या किया स्कोप के रूप में। हमने क्या इंड एस 8 ने बताया है कि भैया इसमें करना क्या होगा, यही तो करना होगा। स्कोप का मतलब क्या था, दायरा, द लिमिटेशन, जहां तक हमें इस इंड एस में आपको सोचना होगा, तो वो वही बातें निकल के आ गई। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं कि जैसे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कई तरीके के होते हैं, ये तो खैर आप देख लेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी में ऊपर बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, इसमें क्यों बताना है, ठीक है ना। ओके ना, अब आइए इस इंड एस के अंदर में बहुत प्यारे तरीके से स्लोली हम एंट्री करते हैं और आपके दिमाग में मैं जो इसकी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, वो बैठाने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करता हूँ। सुनिए मेरी बात। पहले हम लोग इसका जो स्कोप था ना, उस स्कोप में पहला क्या था जी, पहला स्कोप क्या था, सिलेक्शन एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्ट करना। तो मैंने आप पहले यही उठाया, पहला टॉपिक इंड एस 8 में डिस्कस होता है कि हाउ टू सिलेक्ट एंड अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी, कैसे हम आपका अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब किसी भी आइटम का ट्रीटमेंट का हमारा क्या तरीका होगा, हम कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पे बात किया जाता है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये क्या बोलता है। मैं अगेन ये जो है ना सिलेक्टिंग एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपका सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, मैं इसके बारे में आपको यहीं से समझाना पसंद करूंगा, आपको अच्छा लगेगा एक्चुअली। ये देखो आप, मैंने सीओसी को दिमाग में लेके चलना। सीओसी आप नाम सुने होंगे, आप जानते हैं सीओसी कौन है। सीओसी ने क्या किया बच्चे, सीओसी के पास खूब सारे पैसे थे और उन पैसों से इनके पास ना, मतलब अभी बिजनेस में लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो अब सोचे कि इस पैसे का क्या करें, क्योंकि बैंक में तो कुछ मज़ा है नहीं, बैंक में तो इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलता। तो सीओसी ने क्या किया, एक बिल्डिंग परचेज कर लिया, कोई एक फ्लैट परचेज कर लिया, है ना। और उसका सोल मोटिव क्या था जी उस बिल्डिंग को परचेज करने का, जस्ट एक इन्वेस्टमेंट, कि कभी प्राइस बढ़ जाए तो उसको बेच देंगे, उससे रेंटल कुछ कमा लेंगे, ये हमारा मोटिव था। तो मेरे बच्चे, अब ना मैंने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट किया बिल्डिंग में, जस्ट आपका फॉर आपका एप्रिसिएशन और फॉर अर्निंग द रेंटल आपका, है ना। तो अब मैं क्या करूं, मैं उसका अकाउंटिंग कैसे करूं, अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कि विच अकाउंटिंग पॉलिसी आई हैव टू सेलेक्ट। तो मुझे बताओ, हमने 3 इंड एस यहां पे आपके लिए लिखे हुए हैं। एक बिल्डिंग अगर मैं परचेज करता हूं जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट, तो किसके मुताबिक मैं उसकी अकाउंटिंग करूं। तो हमने क्या देखा, इंड एस 40 जो है ना बच्चे, इसके बारे में वो बात करता है। बस हमने क्या किया कि जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनको लेकर मैं, अब जैसे एक इन्वेस्टमेंट किया जी हमने प्रॉपर्टी में, मैं किसके मुताबिक अकाउंटिंग करूं, तो हमारे पास क्या आ गया, इंड एस 40। पता है ये जो है ना सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये यही बोलता है बच्चे कि अगर आपको कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी आपको सिलेक्ट करना है किसी एक आइटम के लिए, आप पहले चेक करो कि क्या हमारे देश के अंदर में कोई उस आइटम को डील करने के लिए कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है क्या। अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है तो आप उसके मुताबिक अकाउंटिंग कर दो, है ना बच्चे। तो मुझे बताओ, देखो उन्होंने कहा कि व्हेन एन इंडेक्स स्पेसिफिकली अप्लाइज टू द ट्रांजैक्शन इवेंट और कंडीशन, अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है जो उस आइटम के ट्रीटमेंट के लिए आपका अवेलेबल है, तो आप उसी के मुताबिक क्या कीजिए भैया, आप अपनी अकाउंटिंग कीजिए। तो हाँ, हमने देखा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था ना, वो उसके लिए हमारे पास क्या है जी, हमारे पास इंडेक्स 40, तो हम इंडेक्स 40 को फॉलो करते हुए हम उसकी पूरी अकाउंटिंग करेंगे। क्या जी, हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे, हम बैलेंस शीट में कितने पे दिखाएं, तो हम कॉस्ट मॉडल पे दिखाएंगे, है ना। उसके लिए उसको लेके क्या क्या डिस्क्लोज करना है, क्या क्या जो वो इंडेक्स बोलेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मैंने क्या किया, एक फर्नीचर परचेज किया। अब इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करें जी, तो हमने कहा कि यार फर्नीचर है, तो हमने क्या देखा, उसके लिए स्पेसिफिक इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 16 हमारे पास है।
हम इंडेक्स 16 के मुताबिक अकाउंटिंग करेंगे। हम उसको कितने पे दिखाएं, तो हमारे पास दो तरीका है, जो भी एक तरीका हम फॉलो करना चाहे हम कर सकते हैं। जब उन्होंने कह दिया और, तो हमारी मर्जी है, हम जिसको अच्छा लगेगा हम उसके हिसाब से फॉलो करेंगे, है ना बच्चे। तो सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी में जिस आइटम का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, अगर उस आइटम के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है तो उसी के मुताबिक आप क्या कीजिए, अकाउंटिंग कीजिए। नाउ अब मैं एक केस आपके पास लेके आता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। वो केस पता है क्या है? वो तब की बात है बच्चे जब हमारे देश के अंदर में ये इंडेक्स नहीं था। चलो सुनो, आप अब उस समय में आ जाओ, थोड़ा सा पहले, आज से कुछ वर्ष पहले, जब हमारे देश में इंडेक्स 40 नाम का कोई भी इंडेक्स नहीं था। ऐसा नहीं होता कि सारे इंडेक्स एक बार ही आ जाते हैं। जैसे जैसे हमारे देश में चैलेंजेस आते हैं, वर्ल्ड में चैलेंजेस आते हैं, कोई नया आइटम आ गया जी, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए फिर हमारा जो अकाउंटिंग बोर्ड है वो क्या करता है, एक नया इंडेक्स उसके लिए बनाता है। तो मैं अब उस सिचुएशन में आ रहा हूं जब इंडेक्स 40 नाम का कोई भी इंडेक्स हमारे देश में नहीं था। अब सोचो कि उस टाइम पे एक बिल्डिंग हमने परचेज किया इन्वेस्टमेंट के रूप में ही, एज इन्वेस्टमेंट। अब हम उसको कैसे करें, तो हमने क्या किया कि भैया हम आगे, जब ये नहीं था और मैं इस स्टेज में आ गया कि भैया कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी मैं उसके लिए अप्लाई करूं, मैं इसके लिए आ गया कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी मैं उसके लिए अप्लाई करूं। तो मैंने देखा कि यार एक प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट मैंने एक्वायर किया, क्या इसको लेकर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स है? हमें दिखाई दिया कि नहीं जी, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है। अब हम क्या करें, तो हमारा इंडेक्स 8 कहता है कि देखो जी, अगर उस आइटम का, जिस आइटम को लेके आपके दिमाग में सिरदर्दी बढ़ रही है, अगर उसको डील करने के लिए हमारी कंट्री में उस टाइम पे अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चेक करो कि उससे मिलता जुलता कोई ऐसा इंडेक्स है क्या जो उससे मिलते जुलते आइटम्स को डील करता है। हमें बताया गया कि चलो इंडेक्स 40 अगर नहीं था और उस टाइम पे सीओसी ने एक बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया, तो ठीक है जी, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाम का तो कोई इंडेक्स नहीं है। तो कहा गया कि देखो जी, कौन सा हम पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे उसको वैल्यू करने के लिए, आप चेक करो कि अगर इंडेक्स 40 नहीं है तो क्या बिल्डिंग को एक्वायर जब हम करते हैं तो उसको डील करने के लिए बिल्डिंग या बिल्डिंग जैसे आइटम को ट्रीट करने के लिए कोई इंडेक्स है हमारे देश में? हमने कहा कि हाँ, इंडेक्स 16 तो हमारे पास है, क्योंकि इंडेक्स 16 भी क्या करता है जी, बिल्डिंग की बात करता है ना, बिल्डिंग की। तो अगर इंडेक्स 16 बिल्डिंग की बात करता है तो ठीक है, अगर इंडेक्स 40 नहीं है तो हम क्या करेंगे जी, इंडेक्स 16 के मुताबिक उसकी अकाउंटिंग करना शुरू कर देंगे। इंडेक्स 16 के मुताबिक अकाउंटिंग करने का मतलब कि हम उसको यही बिल्डिंग इसी के अंदर मानते हुए हम जब उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे, दो तरीका है, दो में से किसी भी तरीके को फॉलो करके हम अपना उसको ट्रीट कर लेंगे। मजबूरी है, जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है बच्चे, तो हम क्या करेंगे, उससे मिलता जुलता कोई ऐसा इंडेक्स हो जो मिलते जुलते आइटम्स को डील करता होगा तो हम उसको कर लेंगे। क्या बिल्डिंग इसके मुताबिक भी हम ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्डिंग का और इन्वेंट्री का कहाँ कोई मेल जोल है, जरा बताओ। इन्वेंट्री तो आपका रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स को बोलते हैं, जिसमें आप डील करते हो। बिल्डिंग तो ऐसा नहीं है, ये छोटे आपका शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स होता है, बिल्डिंग आपका लॉन्ग टर्म होता है, तो इसमें कवर हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। तो हमें बताया गया बच्चे, आप सुनो मेरी बात, मैं बहुत आपसे अच्छी बातें करना चाहता हूँ। कहते हैं कि व्हेन इंडेक्स स्पेसिफिकली अप्लाई करता है उस ट्रांजेक्शन इवेंट पे, तो आप उस इंडेक्स के मुताबिक अकाउंटिंग कीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ इंडेक्स, अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है हमारे देश में उस आइटम को डील करने के लिए, तो कहते हैं कि भैया फिर उस केस में ना आपको क्या करना होगा कि ये चीज़ें, ये देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एन इंडेक्स that specifically applies to transaction event or management should use the judgment in developing and applying the accounting policy। मैनेजमेंट को डिसाइड करना होगा कि भैया अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है तो फिर मैं उसका ट्रीटमेंट कैसे करूं। मैनेजमेंट को क्या करना होगा जी, जज यानी कि उनको डिसाइड करना होगा, और उसको डिसाइड करते समय इन मेकिंग द जजमेंट इस सोर्स को उनको लेके चलना होगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर में।
इस सोर्स को। सर एक सवाल है, अभी नहीं, मेरी बात सुन लो, मैं क्या बता रहा हूं। वो कहते हैं कि इन मेकिंग द जजमेंट, पहला क्या जी, अगर किसी आइटम को डील करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक इंडेक्स है, हम उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन इंडेक्स दैट स्पेसिफिकली अप्लाइज टू द ट्रांजेक्शन इवेंट या कंडीशन, मैनेजमेंट शैल यूज इट्स जजमेंट इन डेवलपिंग, दिख रहा है ना, कहीं मैं छिपा तो नहीं रहा, मैनेजमेंट आपका shall use its judgment in developing and applying accounting policy that results in relevant and reliable information। मैनेजमेंट क्या करेगा जी कि वो आपका एक जजमेंट देगा कि कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है और कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए, और जो आपको उसको मोस्ट रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब ये जजमेंट करते समय, ये जजमेंट मैनेजमेंट जो जजमेंट करेगा, कहता है कि इन सोर्सेज को यूज किया जाएगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो जिसका नाम मैं पहले बताऊंगा उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। देखो ना, पहला क्या बताते हैं, जो मैंने बताया था ऊपर में, check if there are any other index available which are dealing with similar and related issues। अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स 40 नहीं है, तो आप देखो कोई दूसरा इंडेक्स है क्या जो उसी तरीके के सिमिलर आइटम्स के साथ डील करता है। अगर हाँ, तो पहले आप उसको लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहली प्रायोरिटी इसको दिया जाएगा। चेक इफ देयर आर एनी अदर इंडेक्स अवेलेबल विच आर डीलिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड इश्यूज एंड द डेफिनेशन, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन द फ्रेमवर्क। मतलब उनके फ्रेमवर्क में अगर फिट बैठता है तो आप ये काम कर लें, ठीक है ना। तो पहला तो हमने क्या किया जी, आपको दिया पहला प्रायोरिटी इसका। अगर मान लो हमें कोई ऐसा इंडेक्स नहीं दिखता बच्चे, मतलब मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इंडेक्स 40 भी नहीं है और इंडेक्स आपका 16 भी नहीं है, मान लो एक ऐसा सिचुएशन। अब हमें बिल्डिंग को क्या करना जी, डील करना है, तो अब हमारे पास ये भी नहीं, अब ये भी नहीं, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, उस केस में अगर कोई उसके जैसा मिलता जुलता इंडेक्स नहीं है, तो फिर आपको अगले वाले पॉइंट को चेक करना होगा, है ना। वो क्या कहते हैं कि चेक द प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि आईएएसबी। आपको पता ना, आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कौन है जी, जिन्होंने हमारे देश में इंडेक्स का गठन किया है, इंडेक्स को बनाया है एक्चुअली आपका। तो मेरे बच्चे, अगर इंडेक्स जिन्होंने हमारे देश में बनाया है, अगर उनके द्वारा बनाए हुए इंडेक्स के अंदर में नहीं है, तो कहते हैं कि आप फिर उन प्रोनाउंसमेंट को चेक करो। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है कि आईएएसबी ने जो हमारे कंट्री में इंडेक्स बनाया है, इंडेक्स बनाते समय जिनको उन्होंने बेस लिया है, कई सारे हमारे आईएएसबी ने इंडेक्स को बनाने का बेस क्या है, आईएफआरएस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। आप आईएफआरएस में देखो कि क्या वहां पे कुछ इसके बारे में बताया गया है क्या, अगर बताएगा तो उसके मुताबिक आप ट्रीटमेंट कर लो। जिन डेफिनेशन को इन्होंने फ्रेम किया है आईएएसबी ने इंडेक्स को बनाते समय, उन डेफिनेशन का मतलब कि सिंपल सा शब्दों में कि इंडेक्स अगर हमारे पास सिमिलर नहीं है, तो इंडेक्स जिस बेस पे क्रिएट किया गया ना प्रोनाउंसमेंट, वो आईएफआरएस, वो जो भी डेफिनेशन, जो भी चीज़ें उन्होंने दिमाग में रखा होगा इसको बनाते समय, उन पेपर्स को चेक करो कि उनमें कहीं इसका ट्रीटमेंट है, अगर हाँ तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर लो, है ना। तो तीसरे पॉइंट में क्या आ गए, चेक द प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि आईएएसबी। अगर वहां भी कुछ आपको नहीं दिखता, तो चेक द प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज हैविंग ए सिमिलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। आपका चेक कर लो कोई और भी अगर ऐसा हो, जैसे कि हमारे देश में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो इस तरीके का, इंडेक्स नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसके मुताबिक कर लो। वर्ल्ड के किसी कोने में कोई किसी ने तो इसके बारे में बात किया होगा। अगर किसी ने वर्ल्ड के, अमेरिका में, आपका सऊदी अरेबिया में, आपका पाकिस्तान में, ईरान में, कौन कौन सी कंट्री के नाम, किसी कंट्री का जो वहाँ पे जो कोई अकाउंटिंग फॉलो कर रहा होगा, उनके प्रोनाउंसमेंट को चेक करो कि उसमें कुछ इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर हाँ, तो फिर आप क्या करो, वहाँ से उसका ट्रीटमेंट उठा के आप अपना फॉलो कर दो, शुरू कर दो। अगर ऐसा नहीं दिखता, तो बच्चे फिर तो अकाउंटिंग लिटरेचर, जो अकाउंट्स की बुक चलती है मार्केट में, उसमें या इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही गलत हो चाहे सही, उसी के हिसाब से आप भी अपना अकाउंटिंग कर लो। ऐसे लास्ट तक आने की कभी नौबत आती नहीं है, क्योंकि आज अकाउंट्स बहुत एडवांस हो चुका है, इंडेक्स बहुत एडवांस हो चुका है। एक एक आइटम को हमने बड़े अच्छी तरीके से देखा हुआ है, और उसके ऊपर में डिफरेंट इंडेक्स हैं, कई सारे बन भी रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आपको थ्योरी के लिए, एग्जाम में केस स्टडी के लिए, एमसीक्यू के लिए ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी,
चलिए एक बार फटाफट सुन लीजिए। सिलेक्शन एंड अप्लाइंग द अकाउंटिंग, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला क्या, एज पर द स्पेसिफिक इंडेक्स जो उसको डील करता है। अगर वो नहीं है तो मैनेजमेंट को क्या करना होगा जी, डिसाइड करना होगा कि कौन सा बेटर जजमेंट किस बेसिस पे वो करे ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल एंड प्रेजेंटेबल आपको दिखे। इसके लिए क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनको अप्लाई करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। आप ये नहीं कि इसको छोड़ के इग्नोर करके आप इसको अप्लाई कर देना, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना होगा। पहले क्या, कोई दूसरा इंडेक्स देख लो जो उससे मिलता जुलता हो, नहीं है। प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईएएसपी देख लो, नहीं है। प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर कोई बॉडी है उनका देख लो, वो भी नहीं है। तो भैया जो अकाउंटिंग लिटरेचर या प्रैक्टिसेज हमारे इंडस्ट्री में चल रहे हैं उसी के मुताबिक आप भी अकाउंटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें यहाँ पे बताई गई, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए दे दिया, इन एग्जाम इफ क्वेश्चन कम्स हाउ टू सिलेक्ट एंड अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हेन ए स्पेसिफिक इंडेक्स इज नॉट अवेलेबल, तो मेरे बच्चे फिर आपको क्या करना होगा, इतनी सारी बातें यहाँ से यहाँ तक, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी, तभी जाके अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो मैंने दे दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बने हैं, मुझे विश्वास है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो हमने क्या किया जी, पहले बता दिया सिलेक्टिंग हाउ द अकाउंटिंग पॉलिसीज विल बी सिलेक्टेड, हाउ द अकाउंटिंग पॉलिसीज विल बी सिलेक्टेड एंड अप्लाइड, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आता है दूसरा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सेकेंड स्कोप। दूसरा आपका इसका स्कोप क्या था जी, आपका चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आपका उसकी अकाउंटिंग कैसे होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज की बात आखिर कब उठेगी, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज की बात कब उठेगी। चेंज करने का मतलब होता है कि पहले मैं दिखा दूं, पहले आपको बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज एक्चुअली। एक मिनट, कोई और ना मिट जाए, रुक जाओ, मैंने इसको थोड़ा सा, मैं 1 सेकंड हो गया, मैं इसको मिटा के आऊँ क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा ऐसे अगर हुआ तो। आधे सेकंड में गया। हाँ जी, आइए, अब मैं बात कर रहा था कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप मुझे बताओ कि मान लो हमारे पास क्या है, मैं पहले चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जैक्ट मीनिंग जो आपको दिमाग में रखना है समझते समय वो बता रहा हूँ आपको। आप मुझे बताइए कि इंडेक्स 40 के मुताबिक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग होती है, और इंडेक्स 40 में आप पढ़ेंगे कि जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कवर्ड होगा हम उसको कॉस्ट प्राइस पे हमेशा बैलेंस शीट पे दिखाते हैं, उनको रिवैल्यू करना अलाउड नहीं है। अभी ज़्यादा इनके बारे में मत सुनना, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन में आने के लिए बता रहा हूँ, डिटेल तो हम उस इंडेक्स में पढ़ेंगे कि ये कहते हैं कि भैया आप कॉस्ट मॉडल को फॉलो कीजिए। मुझे बताओ कि इसके अंदर में अगर एक ही आपको तरीका बताया गया है अकाउंटिंग करने के लिए, तो क्या इसमें कोई चेंज का मतलब बनता है? बोलो बोलो, कोई चेंज का मतलब बनता है? नहीं बनता। अरे चेंज का मतलब कैसे बन सकता है जब आपको आपके पास उसके अंदर में, उस इंडेक्स के अंदर में एक ही तरीका आपको दिया गया, तो हम उसी के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ तो कोई चेंज का मतलब ही नहीं बनता। चेंज का मतलब बनेगा जहाँ पे एक काम को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 तरीके। पहले क्या है जी, कॉस्ट, एक तरीका कॉस्ट, दूसरा रिवोल्यूशन, 2 तरीके हमारे पास है। जहां पे ध्यान से सुनना, एक ही काम करने के 2 तरीके होंगे ना बच्चे, वहां पे चेंज का मतलब बन सकता है। क्योंकि मान लो पहले मैं इसको फॉलो करता था और 2 साल 3 साल के बाद कहता हूं कि भैया मैं इसको फॉलो करना चाहता हूं, या वाइस वर्सा, तो उसको चेंज का मतलब हुआ। दूसरा, अगर मैं इंडेक्स 2 के बारे में बात करूं तो वैल्यू करने का तो एक ही तरीका है, या तो कॉस्ट प्राइस या फिर एनआरबी, विचएवर इज लोअर, तो यहां तो चेंज का कोई मतलब नहीं बना। लेकिन हाँ, जो कॉस्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि कॉस्ट फॉर्मूला यहां पे 2 हैं, फीफो या फिर वेटेड एवरेज, इंडेक्स 2 के अंदर में। तो अगर मान लो मैं पहले फीफो को फॉलो करता था, अब वो पॉलिसी चेंज करके मैं वेटेड के मुताबिक करना चाहता हूं, या वाइस वर्सा, मैंने कॉस्ट फॉर्मूला अपने बिजनेस में ये सिलेक्ट किया था और चेंज करके फीफो करना चाहता हूं। दिस इज कॉल्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो पहले ये आपके दिमाग में क्लियर हो बच्चे कि चेंज के बाद तब उठेगी अकाउंटिंग पॉलिसी में व्हेन इन ए स्पेसिफिक इंडेक्स वी हैव 2 और मोर देन 2 ऑप्शन टू डू द सेम थिंग। एक ही काम करने के 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, तो वहाँ पे पहले एक कर रहे थे, मन कर रहा है कि दूसरा, वो होता है आपका चेंज। तो हमारा इंडेक्स 8 कहता है कि देखो जी,
पहले तो सवाल ये उठता है कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज हम चेंज कर सकते हैं, क्या ये अलाउड है? तो कहते हैं कि दो सिचुएशन में ही अकाउंटिंग पॉलिसी को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चे? मैं कोई और तरीका फॉलो कर रहा था, अब उसी इंडेक्स में दूसरा तरीका जो बताया वो मुझे अच्छा लग रहा है या उसमें मैं जाना चाहता हूँ। तो क्या ऐसा चेंज कर सकते हैं? दो सिचुएशन में, दो के सिवा तीसरा कुछ भी नहीं। पहला, अगर मान लो रिक्वायर्ड बाय इंडेक्स, अगर मान लो रिक्वायर्ड बाय इंडेक्स का मतलब होता है कि जिस इंडेक्स के मुताबिक मैं उस स्पेसिफिक आइटम का ट्रीटमेंट कर रहा था, अगर उस इंडेक्स में ही चेंज कर दिया जाए। वर्ल्ड अभी चेंज हो रहा है बहुत ड्रास्टिकली, अकाउंटिंग बच्चे उसी तरीके से चेंज होते चले जा रहे हैं। पहले मान लो किसी एक आइटम का ट्रीटमेंट करने का कोई एक ही तरीका उस इंडेक्स में बताया गया था, और अब वो इंडेक्स कहता नहीं जी ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरीके से करो। तो जब इंडेक्स में ही चेंज आ जाएगा तब तो हमें चेंज करना होगा ना बच्चे, बोलो ना। यानी कि एक तो इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय इंडेक्स पहला, और या फिर अगर हमें लगता है सेकंड वाले में, अगर हमें लगता है कि अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसीज में जहां पे ऑप्शन है वो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले को अगर मैं ऑप्ट करता हूं, तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा लॉजिकल दिखेगा। यानी कि पहले से ज़्यादा लॉजिकल दिखेगा, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। कहता है कि एंटिटी शैल चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी ओनली इफ द चेंज रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, अदर इवेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑन द एंटिटी फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और द कैश फ्लो। या तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में, परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट लॉस में, या फिर कैश फ्लो में अगर हम उस चेंज को अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा वो एक्यूरेट दिखेगा, तो आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कैन अकाउंटिंग पॉलिसीज बी चेंज्ड? इफ यस देन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? तो आप बोलेंगे यस इट कैन बी चेंज बट ओनली इन द टू सर्कमस्टांसेस, इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय द स्पेसिफिक इंडेक्स, और सेकंड क्या बताया हमने कि आपका इफ द चेंज विल बी अप्लाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और द कैश फ्लो विल शो मोर रिलायबल एंड लॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपका, तो आप उस केस में चेंज कर सकते हैं। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। चलिए अब यहाँ पे बच्चे कुछ अच्छी बातें, जहाँ पे हमारा यहाँ पे इंडेक्स 8 ने बोला है कि फॉलोइंग आर नॉट चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। उन्होंने दो ऐसे सिचुएशन बताए हैं, उन्होंने कहा कि इन दो सिचुएशन को आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मत मान लेना। सर ऐसा क्यों? मतलब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानने में क्या दिक्कत है? मैं एक बात बता दूं, ऐसे टॉपिक आगे है लेकिन मैं आपको बता दूं पहले कि बच्चे अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो ना, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना हमारे इंडेक्स में बहुत टफ बनाया गया है, क्योंकि एक्चुअली अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब एक काम करने का कोई तरीका था, आप उस तरीके को चेंज करना चाहते हो, तो उस केस में ना मतलब कि यहाँ पे ना पूरा का पूरा अकाउंट्स डिस्टर्ब हो जाएगा। समझो मेरी बात ना, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अगर आपका इंडेक्स ने कहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इस रीजन के चलते अगर आप इंडेक्स को चेंज करना चाहते हैं तो उन्होंने थोड़ा कमर समझा, थोड़ा टिपिकल बनाया हुआ है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को। मैं बताऊंगा वो तरीका क्या है, लेकिन पहले सुन लीजिए। वो कहते हैं भैया ये ऐसे दो सिचुएशन है जो इंडेक्स 8 कहता है कि इन दो सिचुएशन को आप कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मत मानना। वो कौन सा तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है? सुनिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ए को कहता है, सुन लो। मैं जानता हूँ मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर जब मैं आपको ये समझा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। एंड कोशिश करना कि जो चीज़ें समझाऊंगा उस चीज़ को आप यहीं कहीं पे बुक में ही कहीं पर भी उसको अपने लैंग्वेज में आज लिख लेना, कल को रिवीजन करते समय आपको दिक्कत ना हो। इसलिए सुनेंगे ध्यान से। नंबर ए क्या बता रहा है, पहले टॉपिक समझ में आ गया। फॉलोइंग्स आर नॉट विल बी एज्यूम टू बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। नंबर ए कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ एन accounting policy for transaction, event or condition that differ in substance from those previously occurring। आपका मैं एक बार दोबारा पढ़ लूं, मुझे नहीं समझ में आया। एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी that differ in substance
फ्रॉम दोज प्रीवियसली आपका अकरिंग। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मुझे नहीं समझ में आया, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा बदमाश, मैं तो जानता हूँ ना, मैं तो सब जानता हूँ। मैं आपको यहीं से ये ना डायग्राम मैंने जानबूझ के 3 लिखे थे ताकि यहाँ से पूरी क्लियरिटी आ जाए। ये देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, सुनेंगे ध्यान से। ये ले लेता हूँ, पता है मैं थोड़ा दूसरा यहाँ ले लेता हूँ। सीओसी के पास बच्चे, सीओसी के पास ये एक बिल्डिंग थी, ये एक बिल्डिंग थी, और ये बिल्डिंग सीओसी अपने ऑफिस यूज के लिए पहले रखा हुआ था, ऑफिस यूज के लिए। मतलब मैं अपना ऑफिस अपने स्टूडियो में यहीं से चलाया करता था। तो मुझे बताओ ये बिल्डिंग की अकाउंटिंग मेरा किसके मुताबिक होता था जी? इंड एस 16 के मुताबिक, पीपी है ना बच्चे, इंड एस 16 यानी कि पीपी के मुताबिक मैं इसकी अकाउंटिंग करता था पहले। अब होता क्या है कि मैं सीओसी का जो बिजनेस है वो थोड़ा एक्सपेंड हो गया, और जो ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, इस बिल्डिंग में अब सारे स्टाफ ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहे हैं। तो सीओसी ने क्या किया, एक बड़ा बिल्डिंग आपका लिया, एक बड़ा बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में क्या हुआ जी, इस बिल्डिंग को उसने लिया ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए, इस बिल्डिंग को ऑफिस यूज के लिए लिया। तो जब ये बिल्डिंग ऑफिस यूज के लिए लिया ना बच्चे, तो अब ये जो बिल्डिंग है ना, अब ये बिल्डिंग क्या हो गया जी, ये खाली हो गया। मतलब नाउ दिस ओल्ड बिल्डिंग वी आर नॉट यूजिंग फॉर द ऑफिस पर्पसेज। मैंने सोचा कि इस बिल्डिंग का क्या करूं अब, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बिल्डिंग को मैं एज इन्वेस्टमेंट रख लूं, और इसको रख लूंगा एप्रिसिएशन के लिए। मतलब मैं बेचूंगा नहीं, इसको एज एन इन्वेस्टमेंट रख लूंगा, और इसको रेंट पे दे दूंगा, रेंट कमाऊंगा, चाहे फ्यूचर में जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं इसको बेच दूंगा, है ना बच्चे। तो कहते हैं कि जैसे ही आपने इसको एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूप में अपने बिजनेस में रखा, तो मेरे बच्चे अब उस पर इंड एस 16 तो अप्लाई नहीं होगा, उस पर क्या होगा जी, अब आपका इंड एस 40 लगना शुरू हो जाएगा। बोलो ना, हाँ बताया ना भी मैंने आपको, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट के लिए रख दिया तो अब तो इन्वेस्टमेंट 40 आ जाएगा जी इसके ऊपर में। तो होता क्या है कि पहले मैं इस बिल्डिंग की अकाउंटिंग इंड एस 16 के मुताबिक करता था पहले, लेकिन जब इस बिल्डिंग का सब्सटेंस, मेरा यूज जो मेरे लिए है ना, जिस पर्पस के लिए वो बिल्डिंग है, अगर मैंने उसको चेंज कर दिया तो अब बिल्डिंग की अकाउंटिंग क्या होगा, 40 के मुताबिक होगा। क्या हम इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोले? इंड एस 40 बोलता है कि नहीं भैया, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये तो बस आपने उस एसेट का सब्सटेंस, जो आपके लिए जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आपने रखा था, वो चेंज किया है। तो पॉलिसी कैसे चेंज हो सकता है? पॉलिसी का मतलब होता है इस बिल्डिंग को ट्रीट करने का जो 2 तरीका हमारे पास था ना, हम उस तरीके को चेंज करते हैं, एक तरीका नहीं दूसरा तरीका, तो हम बोलते हैं कि पॉलिसी चेंज हो रहा है। जब बिल्डिंग का आपने यूज ही चेंज कर दिया तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले ये इंड एस 16 के मुताबिक अकाउंटिंग हो रहा था, अब आपको इंड एस 40 के मुताबिक अकाउंटिंग करना होगा, है ना बच्चे। तो ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना, ये सिंपली आपका एक बिल्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक्वायर किया तो उसकी अकाउंटिंग इंड एस 40 के मुताबिक कीजिए, है ना। तो ये देखो ना सर, वो कैसे होगा, वो पढ़ेंगे ना हम उस इंड एस के अंदर में। हम तो बस आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मानी जाएगी। ये देखो क्या, कितना प्यारा वर्ड है, अब आपको समझ में आएगा। ये देखो आप कहते हैं ये आपका कि एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग, जो वो एसेट जो प्रीवियसली पहले जिस पर्पस के लिए यूज किया जाता था, जिस सब्सटेंस के लिए, जिस पर्पस के लिए था, अगर हम उसका सब्सटेंस, उसका यूज ही हमने अब चेंज कर दिया, हम दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वो आपका कभी भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। पढ़िए ना, मैंने एक एग्जांपल भी बड़ा प्यारा आपके लिए दिया हुआ है। कहता है कि बिल्डिंग परचेज फॉर रनिंग द बिजनेस इन इज अकाउंटेड एज पर इंड एस 16 यानी कि पीपी, बट इफ सच बिल्डिंग हैज नाउ बीन यूज फॉर रेंटल पर्पस और फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन शुड बी अकाउंटेड एज पर इंड एस 40, है ना। कहता है कि बट इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये तो नॉर्मल एक एसेट को हम दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोल दोगे ना तो उसका
क्राइटेरिया भी आगे आएगा, थोड़ा हौच पौच सा काम हो जाएगा। यहाँ सिंपल तरीका है, अगर आप थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, वो यहाँ देख लो ना, अच्छा लगेगा। बाकी हम उस इंडेक्स में देख लेंगे कि भैया इसके मुताबिक आप पहले क्या जी, अगर उसको कॉस्ट पे दिखाते थे तो यहाँ भी कॉस्ट पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट पे दिखाते चलो आप। लेकिन पहले आप रिवोल्यूशन पे दिखाते थे तो उसको चेंज करना पड़ेगा कॉस्ट पे। वो कैसे चेंज होगा हम रिस्पेक्टिव इंडेक्स में देख लेंगे, यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। बस यहाँ पे समझना कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है, कौन सी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है तो इंडेक्स क्या बोलता हम उसको फॉलो करेंगे। चलिए, मैं जानता हूँ ये बातें आपको दिमाग में बैठ गई होंगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका एक तो पहले क्या जी, कि एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन अदर इवेंट एंड कंडीशन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग इज नॉट ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मैंने आपको बता दिया। दूसरा बी नंबर, इफ एन एंटिटी, दिख रहा आपको, आप अपने बुक में देख लो ना बदमाश। If an entity is not applying the accounting policy currently and starts applying accounting policy newly, that will also not be treated as the change in accounting policy। मैं इसका मतलब बताता हूँ, आप खुद बताना कि क्या मैं बात लॉजिकल कर रहा हूँ और क्या इसको लिखने की कोई जरूरत है। सुनिए मेरे पास, मैं ना आपके साथ उस जमाने में जाना चाहता हूँ जब हमारे देश में बच्चे इंडेक्स 40 नहीं था। मुझे आप बताओ, ये लीजिए, मैं उस जमाने में आ रहा हूं जब हमारे देश के अंदर में देयर वाज नो इंडेक्स 40, इंडेक्स 40 नहीं था। जब इंडेक्स 40 नहीं था उस टाइम पे अगर सीओसी ने एक बिल्डिंग परचेज किया था इन्वेस्टमेंट के लिए ही सही, रेंटल कमाने के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, तो मुझे बताओ कि मैंने उसको किस इंडेक्स के मुताबिक अकाउंटिंग किया था। मैंने उसको अकाउंटिंग किया था आपका इंडेक्स 16 के मुताबिक, क्योंकि इससे मिलता जुलता हमारे पास यही इंडेक्स था। जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंडेक्स नहीं होता तो हम मिलते जुलते पे जाते हैं। तो मैंने क्या किया था जी, एक जो बिल्डिंग पहले परचेज किया था ना, ये बिल्डिंग आपका जब इंडेक्स 40 नहीं था बच्चे, तो मैंने इसकी अकाउंटिंग इंडेक्स 16 के मुताबिक किया था, इंडेक्स 16। जब हमारे देश में न्यूली इंडेक्स अप्लाई किया गया, यानी कि इंडेक्स 40 का जब जन्म हुआ, तो मुझे बताओ अब मुझे इसको छोड़ के इस पे आना पड़ेगा ना, बोलो हाँ, क्योंकि इंडेक्स 40 आ चुका है। यस सर। तो अगर मैं इसको छोड़ के इस पे शिफ्ट होता हूं, और उस केस में ये जो शिफ्ट होगा, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। नया कोई इंडेक्स आता है और उस नए इंडेक्स को अप्लाई करने के लिए हमें अगर अकाउंटिंग पॉलिसी पहले वाले से दूसरे इंडेक्स हट के इस इंडेक्स माना पड़ रहा है, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा, है ना। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। ये नॉर्मल आपका क्या है जी, कि भैया एक इंडेक्स से दूसरे में आ गया, उसके मुताबिक अकाउंटिंग जो होता है वही करेंगे। वो अकाउंटिंग कैसे होगा वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स बताएगा, आप उसकी चिंता भी यहाँ नहीं कीजिए। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि वेदर इट विल बी एज्यूम्ड टू बी द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट। तो ये देखो आप, मैं अब आप दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा, पहले इसको सुन लीजिए। इफ द एंटिटी इज नॉट अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी करेंटली, अभी मैं उस अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर रहा था, एंड स्टार्ट अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसी न्यूली, नया अकाउंटिंग पॉलिसी को या उसको मुझे अप्लाई करना पड़ा, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। यहां पे क्या था बच्चे, यहां पे था कि जो एसेट मैं पहले किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा था, अब उसका सब्सटेंस यानी कि कोई और पर्पस के लिए कर रहा हूं, वो भी नहीं माना जाएगा। और पहले मैं किसी और इंडेक्स के मुताबिक उसका अकाउंटिंग कर रहा था, क्योंकि प्रेजेंट जो इंडेक्स वो नहीं है, अब मुझे उससे इसमें आना पड़ा क्योंकि नया इंडेक्स आ चुका है, तो ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। इस पे एग्जाम में केसेज आते हैं, आपको बहुत ध्यान से इस बातों को रखना होगा, है ना। केसेज MCQ बनते रहते, मैं दिखाऊंगा भी कैसे कैसे, कोई डाउट इसमें नहीं सर। ये भी मैंने आपको बता दिया और एग्जाम्पल भी बता दिया। नाउ अब आइए बहुत प्यारे शब्दों में, हाउ टू अप्लाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जब मैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोल रहा हूं, तो अब आपका दिमाग इस बात को स्ट्राइक कर रहा है ना कि एक काम करने के उस रिस्पेक्टिव इंडेक्स में जो दो तरीके थे, मैं एक तरीके से दूसरे तरीके पे आना चाहता हूं। इंडेक्स 16 कॉस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल पे आना चाहता हूं, या रिवोल्यूशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आना चाहता हूं, तो क्या ये चेंज कर सकते हैं? हमने कहा कि हाँ कर सकते हैं जी, अगर इंडेक्स बोल देगा या फिर आपका मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। तो कैसे वो चेंज करेंगे, चेंज करने का तरीका क्या होगा? तो देखिए, चेंज करने का तरीका वो दो पार्ट में बोलते हैं। पहला, चेंज करने का जिस आइटम का ट्रीटमेंट आप चेंज करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे, मैं बार बार यहीं पे, क्योंकि आप समझ लो ना, यहाँ पे इसी से मुझे पूरा का पूरा इंडेक्स आपको समझा देना है, क्योंकि कुछ है नहीं दूसरा अब आपके लिए। ये तो बहुत छोटा सा प्यारा सा इंडेक्स है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं फिर अब आपको यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है ना।
कहते हैं कि भैया मान लो कि हम लोग इंडेस 16 मान लो हमारे पास कोई प्लांट मशीनरी है, और प्लांट मशीनरी पे हम लोग क्या कर रहे थे जी, कॉस्ट मॉडल से इसकी अकाउंटिंग कर रहे थे, और मैं अब कॉस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल पे आना चाहता हूँ। कॉस्ट मॉडल से मैं कहाँ आना चाहता हूँ, रिवोल्यूशन मॉडल पे। तो क्या मैं आ सकता हूँ? हमने बोला यस, या तो इंडेस ने कह दिया या फिर मोर रिलायबल, ठीक है। मैं कैसे आ सकता हूँ? हाउ द चेंज विल बी अप्लाइड, यानी कि इस मॉडल से अगर इस पे आना है, या फिर पहले मेरे पास ये था मैं इस पे आना चाहता हूँ, तो कैसे इस चेंज को अप्लाई करें? तो पता है इंडेस 8 क्या बोलता है? वो कहता है कि एक काम करो, ये जो आप पहले से दूसरे पे आना चाहते हो, इसके चेंज करने का तरीका चेक करो, उस रिस्पेक्टिव इंडेक्स में क्या बताया गया उसी को फॉलो कर लो बदमाश। वो कहते हैं कि आपको जब चेंज करना है तो जिस इंडेक्स में आप, जिस इंडेक्स के मुताबिक आप अकाउंटिंग चेंज कर रहे हो, जनरली हमारे जब 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 दो तरीका किसी भी इंडेक्स में बताया गया ना बच्चे करने का, दो या दो से ज़्यादा, तो उन्होंने ज़रूर बताया कि अगर एक से दूसरे तरीके पे आना चाहते हो तो हाउ दैट चेंज आप कर सकते हो, उसका करने का तरीका क्या होगा। तो इंडेक्स का 8 कहता है कि अगर आप इसमें से इस पे आना चाहते हो या वाइस वर्सा, तो आप उस रिस्पेक्टिव इंडेक्स में, यानी कि इंडेक्स 16 में जाके चेक करो कि चेंज करने का वो तरीका क्या बता रहा है। जो चेंज करने का तरीका बताएगा उसी तरीके से आप चेंज कर लेना। सुनो ना, देखो यहाँ पे ये देखिए आप यहाँ पे कहाँ चला गया, हाँ जी, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कहते हैं कि एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिजल्टिंग फ्रॉम द इनिशियल एप्लीकेशन। इनिशियली जो हमने अप्लाई किया था अब वो चेंज कर रहे हैं, तो कहते हैं कि विद द स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजन इन दैट इंडेक्स। ट्रांजिशन मतलब कि चेंज करने का, ट्रांजिशन ट्रांजिट करना, एक मेथड से दूसरे मेथड में आने का जो भी तरीका उस इंडेक्स में जो बताया गया उसी के मुताबिक आप चेंज कर लीजिए। जो तरीका आपको बताया गया उसी के हिसाब से चेंज कर लीजिए। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। कहते हैं कि अगर उस इंडेक्स के अंदर में, अगर उस इंडेक्स के अंदर में आपको चेंज करने का तरीका मान लो नहीं बताया, मान लो कोई ऐसा इंडेक्स आया, क्योंकि जब हम कोई इंडेक्स बनाते ना तो सारी पॉसिबिलिटी को लेकर हमने कहा कि चेंज करने का तरीका दिया है, उस इंडेक्स के मुताबिक जो तरीका बता रहा है उसको फॉलो कर लीजिए। लेकिन अगर एक मेथड से दूसरे मेथड में जाने का तरीका अगर नहीं बताया गया है, तो मेरे बच्चे वो कहते हैं, पढ़ना नंबर 2, when an entity changes an accounting policy अपन इनिशियल मतलब जो पहले था उसे चेंज करना चाहते हैं, एंड इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड ए स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजन अप्लाइड टू दैट चेंज। मतलब कि अगर नहीं है मेंशन या फिर चेंज और चेंजेज एन अकाउंटिंग पॉलिसी वॉलंटरली। हाँ सुनो ना मेरी बात, बहुत प्यारे प्यारे शब्द है ऐसे, मतलब लगेगा कि पता नहीं क्या है, बट बहुत प्यारे प्यारे शब्द है। मैं प्यारे प्यारे शब्दों में ही आपको समझाना चाहता हूँ। पता है क्या कहते हैं कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज करना चाहते हैं, तो पहला तरीका उस इंडेक्स के मुताबिक जो बताया गया उस तरीके से कर लीजिए। लेकिन अगर उस इंडेक्स के अंदर में तरीका नहीं बताया गया है कि व्हाट विल बी द ट्रांजिशनल, मतलब हाउ द पॉलिसी विल बी चेंज, तरीका नहीं बताया गया है, तो उस केस में आपको चेंज अप्लाई करना पड़ेगा रिट्रोस्पेक्टिवली। देख लो क्या करना होगा, रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब कि जिस आइटम में आप चेंज अप्लाई करना चाहते हो, अगर उसका ट्रांजिशनल प्रोविजन उस इंडेक्स में मेंशन नहीं किया गया है, तो जब से उस आइटम का एग्जिस्टेंस हमारे बिजनेस में हुआ था, जब से आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले जब से हुआ था, तब से वो चेंज अप्लाई करना होगा रिट्रोस्पेक्टिवली। मैंने कहा ना चेंज को बहुत टफ बनाया गया है। तो मेरे बच्चे चेंज को टफ बनाने का मेन रीजन पता है क्या हो? इसलिए क्योंकि हमारा जो इंडेक्स वो नहीं चाहता कि आप फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। अगर आप चेंज करोगे तो रिट्रोस्पेक्टिव मतलब सोच लो कोई एसेट अगर हमने आज से 20 साल पहले लिया था, कोई लायबिलिटी जिसपे कि हम प्रोविजन चेंज करना चाहते हैं आज से 10 साल पहले था, तो हमें स्टार्टिंग से उस चेंज के इफेक्ट को दिखाना होगा। सर कैसे दिखाएंगे बताऊंगा वो भी, बट सोचो टफ लग रहा है ना ये काम करना कि कोई एसेट मान लो आज से 40 साल पहले से हमारे पास चलते आ रहा है, तो 40 इयर्स पहले से हमें क्या करना होगा, ये चेंज अप्लाई करना होगा। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब जब से हमारे पास वो आया था। तो एक तो टफ हुआ है, एक बार थोड़ा सा समय लूँगा, आप गुस्सा नहीं करना, मुझे बार बार इसको समझाने का मन कर रहा है। हमने क्या बोला, अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज करना चाहते हैं उस इंडेक्स में जो भी तरीका बताया उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए। कन्फर्म्ड है कि अगर उस इंडेक्स में तरीका बताया गया होगा तो इतना टफ नहीं बताया गया होगा। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको। लेकिन अगर ट्रांजिशनल
प्रोविजन नहीं बताया गया इंडेक्स में, तो कहते हैं कि भैया फिर तो चेंज अप्लाई करना पड़ेगा रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि जब से उस आइटम का, उस ट्रांजैक्शन इवेंट का आपके बिजनेस में आपका एग्जिस्टेंस आया होगा, तब से चेंज करना होगा। वो कैसे होगा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। या फिर वो कहते हैं और चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी वॉलंटरली इट शैल अप्लाई द चेंज रिट्रोस्पेक्टिवली। अगर कोई चेंज जिसको वॉलंटरी चेंज कहा जाएगा, सर वॉलंटरी चेंज का मतलब मैं वो भी बताता हूं। ये देखिए, आप याद है मैंने आपको यहां पढ़ाया था कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप सिलेक्ट करते हैं तो एक तरीका क्या जी, उस इंडेक्स में देख लो, आप उस इंडेक्स में क्या बताएगा उसके हिसाब से। पर बच्चे अगर नहीं तो फिर आप उससे मिलता जुलता इंडेक्स देख लो, तब तो ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर मान लो कि आप ये भी नहीं होता तो हम इनमें इनके मुताबिक जाके हमने क्या किया था जी, हमने इंडेक्स को अप्लाई किया था। कोई एक आइटम जिसका ट्रीटमेंट हमें करना, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात की थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंडेक्स है तो ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंडेक्स नहीं है तो हमने क्या किया, आपका रिस्पेक्ट जो मिलता जुलता इंडेक्स वहाँ देख लिया। अगर वो नहीं तो हमने फिर प्रोनाउंसमेंट के बेसिस पे क्या किया था, हमने इंडेक्स को अप्लाई, उसका ट्रीटमेंट अप्लाई किया था। मेरे प्यारे बच्चों, अगर जब प्रोनाउंसमेंट के बेसिस पे कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आपने किसी आइटम का सिलेक्ट किया है और मान लो इनमें चेंजेज आ जाते हैं, इनमें चेंज जिसके बेसिस पे आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई किया था और उनमें अगर चेंज आ जाते हैं और इनमें चेंज आने के चलते आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है। दोबारा सुनिए, दोबारा अकाउंटिंग हमने जो इंडेक्स अप्लाई किया, चाहे ये मिलता जुलता चाहे वो, अगर उस इंडेक्स में चेंज आया तब तो वो इंडेक्स हमें तरीका बताएगा भैया कि ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या है, हम उसके मुताबिक कर लेंगे। अगर नहीं बताता तो फिर क्या करते हैं, हम उसको आपका रिट्रोस्पेक्टिवली लेके चलेंगे। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन प्रोनाउंसमेंट के बेसिस पे 2, 3, 4 की बात की जा रही है। अगर इसके बेसिस पे कोई पॉलिसी आपने सिलेक्ट किया था और इनमें ही चेंज आ जाए तो उस केस में इनमें आया हुआ चेंज को वॉलंटरीली चेंज कहा जाएगा। ये नाम दिया गया है कि अगर कोई भी पॉलिसी हमने सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन दिस लास्ट थ्री आइटम्स और इनमें जो तरीका बताया गया था ट्रीटमेंट करने का, वो तरीका अगर चेंज हो गया तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा फिर आपका। और जब आप चेंज कर रहे हैं तो उसका नाम क्या बोला जाएगा, वॉलंटरी चेंज। ये एक वर्ड दिया गया है बच्चे, वॉलंटरी चेंज का मतलब कि चेंज बेस्ड ऑन दिस 3 आइटम्स। आपका इनमें चेंज आया इसलिए हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो अगर वॉलंटरी चेंज होगा तो भी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा, तो भी रिट्रोस्पेक्टिवली। अब सुनिए यहां पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, वो कहते हैं, ये देखो आप यहाँ पे कहता है हाउ द चेंज विल बी अप्लाइड। पहला पॉइंट, एंटिटी शैल अकाउंट फॉर ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिजल्टिंग फ्रॉम इनिशियल ऑफ एन इंडेक्स इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजन इन दैट इंडेक्स। अगर इंडेक्स के बेसिस पे हमने क्या किया जी कि आपका पॉलिसी सिलेक्ट किया था, वो इंडेक्स या उससे मिलता जुलता, तो उस इंडेक्स में जो ट्रांजिशनल प्रोविजन बताएगा उसके मुताबिक क्या करेंगे, आप चेंज कर लेंगे अपना अकाउंटिंग पॉलिसी। लेकिन अगर उसमें मेंशन नहीं है कि हाउ दैट विल बी चेंज, तो उस केस में हम क्या करेंगे जी, फिर आपको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरा, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का जो डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था उसमें 2, 3, 4 उसके बेसिस पे अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट किया है, उसमें चेंज आ गया तो वैसे चेंज को नाम क्या दिया गया इंडेक्स 8 में, वॉलंटरी चेंज। एंड वॉलंटरी चेंज भी कैसे अप्लाई किया जाएगा, रिट्रोस्पेक्टिवली। बस यही बात आपको बताया गया है। आइए ना अब इसको पढ़ लीजिए एक बार दोबारा। व्हेन एन एंटिटी चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी अपन इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ एन इंडेक्स, मतलब जो पहले कर रहे थे अगर उसे हम चेंज करते हैं, दैट डज नॉट इंक्लूड एनी स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजन अप्लाइंग टू द चेंज और चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी वॉलंटरली, इट शैल अप्लाई द चेंज रिट्रोस्पेक्टिवली। ये रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज को अप्लाई करना होगा। मुझे विश्वास है आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ तक की बातें आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठ गई होंगी, मुझे पता है कोई दिक्कत इसके अंदर में नहीं है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे इंडेक्स 8 2 और आपको एक्सप्लेनेशन देता है, बाद में कोई परेशानी क्रिएट ना हो इसके लिए। मैं जानता हूँ यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका है। अब ये कहते हैं अर्ली एप्लीकेशन ऑफ एन इंडेक्स इज नॉट ए वॉलंटरी चेंज। पता है अर्ली एप्लीकेशन मतलब कि जब हमारी कंपनी के ऊपर में, मान लो हमारी कंपनी इंडेक्स के लिए अभी आपका कंपल्शन नहीं है कि इंडेक्स हमें अप्लाई करना है, छोटी कंपनी है और कंपल्शन नहीं है मेरी कंपनी के लिए, बट फिर भी मैं क्या करता हूँ जी, इंडेक्स अपनी कंपनी पे लगा लेता हूँ। तो उस केस में अगर मैं अर्ली एप्लीकेशन कर लिया, इंडेक्स पहले से लगा लिया, तो इसको वॉलंटरी चेंज नहीं माना जाएगा,
है ना, क्योंकि वॉलंटरी चेंज मानने का मतलब क्या होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं। अगर मैंने मान लो कि मेरी कंपनी पे इंड एस अप्लाई नहीं है, बट मैं अप्लाई कर लेता हूँ, तो जिस साल अप्लाई करूंगा उसी साल से चेंज होता है आपका, उसी साल से हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं मानते। नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ इंडेस दैट स्पेसिफिकली अप्लाई टू ट्रांजेक्शन event or condition, if the management has applied an accounting policy from the most recent pronouncement of ISB or other standard board and there is an amendment in such, तो इसको हम क्या कहते हैं, वो वॉलंटरी चेंज। मैं बता चुका हूँ, ये एक्चुअली नोट नंबर 2 में वॉलंटरी चेंज का मीनिंग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया जो प्रोनाउंसमेंट था ना ISB का या फिर दूसरे बॉडी सेटिंग बॉडी का 2, 3, 4 की बात की जा रहे हैं, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कहते हैं कि वो चेंज हम क्या मानेंगे जी, आपका वॉलंटरी चेंज माना जाएगा, और वॉलंटरी चेंज हमेशा क्या होगा, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना। अब आपको मैं यहाँ पे ये सब कुछ समझा चुका हूँ, यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा है नहीं। एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द अबव डिस्क्रिप्शन मैं पढ़ दूँ आपको, बट ऐसा कुछ है नहीं, मैं फिर पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। आइए ना, सपोज इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंडेक्स टू ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अ कंपनी फॉलोज एन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर द रेलिवेंट IFRS। वही आपका वॉलंटरी चेंज के बारे में बता रहा है कि भैया क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंडेक्स था नहीं, ना मिलता जुलता, तो हमने प्रोनाउंसमेंट यानी कि IFRS को फॉलो करते हुए हमने क्या किया था कि हमने कोई आपका अकाउंटिंग सेलेक्ट किया था। कहता है कि सब्सिक्वेंटली देयर इज एन अमेंडमेंट टू द IFRS, वो प्रोनाउंसमेंट जिसके बेसिस पर अकाउंटिंग पॉलिसी हमने बनाया था, अगर उसी में चेंज आ जाए, देन द कंपनी में चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर द अमेंडमेंट। इन सच केस इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द कंपनी इज मेकिंग द चेंज वॉलंटरी, मतलब वॉलंटरी चेंज माना जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ तक कि सारी बातें क्लियर होगी। इस इंडेक्स में ना कुछ लिखाने के लिए है नहीं बच्चे, बिल्कुल मैंने टू द पॉइंट प्रिसाइज वे में ये आपको बुक में आपको दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और इससे जितने MCQ बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, सब मैं कराने वाला हूँ आज की क्लास में। आज ही शुरू, आज ही खत्म करना हमने, इसमें कुछ है नहीं। आइए लास्ट आते हैं डिस्क्लोजर, आपका अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर मतलब अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो व्हाट आर दोज थिंग्स विच वी हैव टू डिस्क्लोज। ये आपको याद रखना होगा, MCQ में आ सकता है, थ्योरी में आ सकता है। डिस्क्लोजर रिगार्डिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कहते हैं भैया जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज करोगे, हमने क्या क्या देख लिया, अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग देख लिया, हाउ टू अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी देख लिया, कैन वी चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी, यस तो वो देख लिया, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज देख लिया। अब हम आ रहे हैं उसके डिस्क्लोजर पे। कहता है कि भैया अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज करते हो तो एक तो टाइटल ऑफ द इंडेक्स, किस इंडेक्स के अंदर में आप चेंज लेके आ रहे हो उस इंडेक्स को बताना पड़ेगा, वो इंडेक्स कब से एप्लीकेबल हुआ है आपका, एंड चेंज कब से एप्लीकेबल हुआ वो बताना पड़ेगा, है ना। फिर आपका नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, किस टाइप का चेंज आप कर रहे हैं वो बताना पड़ेगा, और फॉर द करंट पीरियड एंड ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। आपको पता है ना कि हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट में 2 साल का तो फिगर दिखाते हैं जी मिनिमम। मान लो करंट ईयर आपका 26-27 है और पिछला साल 25-26 आपका है, तो जब भी आपका कोई पॉलिसी चेंज होगा तो उस केस में बच्चे इन दोनों ही साल में जो हम आपका EPS बनाते हैं ना, बताया था ना इंडेक्स 1 में लास्ट में आपका अर्निंग पर शेयर बेसिक डाइल्यूटेड, उन दोनों में चेंज को आपको दिखाना पड़ेगा। पिछले साल का भी मतलब पिछले साल का फिर से रीड्राफ्ट करना होगा और फिर उसको यहाँ पे, ताकि बेटर हम कंपैरिजन कर पाए। तो कह रहे हैं इसलिए आपका यहाँ पे देख लीजिए कि फॉर द करंट पीरियड and each prior period presented to the extent practicable the amount of adjustment for each financial statement line item affected, and एक तो आपका इंडेक्स में चेंज करना पड़ेगा, और each financial statement line item affected, line item का मतलब कि उस पॉलिसी के चेंज होने से जिन जिन आइटम्स में अफेक्ट आएगा, जिन जिन आइटम्स में अफेक्ट आएगा, जैसे मान लो कि हमने क्या किया जी, आपका मान लीजिए मशीन है ना, जो आपका बैलेंस शीट में PPE होता है उसमें मशीन में हमने चेंज किया, कॉस्ट मॉडल सम आ गए रिवोल्यूशन में, तो कॉस्ट से रिवोल्यूशन आने से यहाँ तो हम दिखाएंगे चेंज के साथ, हमें पिछले साल के आइटम्स को भी चेंज करके दिखाना पड़ेगा,
है ना। तो एक तो वो लाइन आइटम मतलब जिस आइटम में चेंज आया उसमें चेंज को दिखाइए, करंट में भी पिछले बार भी, ताकि हम अच्छे से कंपेयर कर पाए। और दूसरा आपका इंडेक्स 33 के मुताबिक जो ईपीएस निकलता है बेसिक एंड डाइल्यूटेड, उसमें भी चेंज करके दिखाना होगा। ये कंप्लीटली आपकी थ्योरी के रेलिवेंट है। इस पर आपका जब वो इस रिस्पेक्टिव इंडेक्स में आएंगे तो हम उसके बारे में डिटेल में वहाँ देखेंगे। यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए ज़्यादा कि भैया डिस्क्लोजर क्या क्या है अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, तो याद रहेगी बात आपको। ये सर बच्चे फिर वो कहते हैं कि अगर ये वॉलंटरी चेंज है, वॉलंटरी चेंज कब था, जब सेकंड थर्ड फोर्थ के बेसिस पे आप चेंज करते हैं, तो मेरे बच्चे उस केस में कोई स्पेसिफिक इंडेक्स तो हमारी कंट्री में है नहीं, है ना। तो फिर वॉलंटरी चेंज में हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये देखिए आप यहां से ये हटा दो, क्योंकि कोई इंडेक्स नहीं है। कब से अप्लीकेबल है वो हमारे पास नहीं है। जब इंडेक्स है तो उसका अप्लीकेबल डेट कहां से हम लेकर आ पाएंगे, तो हम यहां से उसका डिस्क्लोजर लेकर आएंगे। नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना। रीजन फॉर चेंज, क्यों चेंज कर रहे हो, और रीजन बताना होगा कि वो आईएफआरएस में चेंज हुआ या उस प्रोनाउंस में चेंज हुआ, इसलिए में चेंज करना पड़ रहा है। और फिर वही बात फॉर द करंट पीरियड और ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो लाइन आइटम है मतलब जिसमें चेंज आ रहा है उसमें, और दूसरा एस 33 के इंडेक्स 33 के मुताबिक जो ईपीएस है उन चेंज को आपको रीड्राफ्ट करके दिखाना पड़ेगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। एक वर्ड आ रहा था टू द एक्सटेंड प्रैक्टिकेबल, यहाँ पर भी, और एक वर्ड आ रहा था टू द एक्सटेंड प्रैक्टिकेबल, इसका भी मतलब थोड़ी देर में समझा दूंगा, बट पहले जहां तक बताया वो क्लियर है ना बच्चों। हाँ, ये इंडेक्स हमारा इंस्टीट्यूट बहुत ही बदमाश है, बहुत लिमिटेड वो बात कर रहा है, और उतने लिमिटेड बात से बात काम चलता नहीं है, तो हमें ये सारी बातें आपको बतानी पड़ती है। यहाँ तो कोई डाउट आपको? नहीं सर, ठीक है। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने यहाँ पे देख लिया, इसमें कोई डाउट ना हो। थोड़ा सा अभी इसका जो वर्ड है इसका मीनिंग मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा ठहर जाइए। लेकिन हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर में चेंज की सारी बातें हमारी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। अब छोटा छोटा बात उसको करके भी हम ख़त्म करेंगे। तो एक बार रिविजन करना चाहोगे मेरे साथ? बोलो ना हाँ बदमाश। अगर आपको रिवीजन करना है तो मैंने आपको क्या क्या एक बार फटाफट देख लो, एक सेकंड का समय लगेगा। हम लोगों ने पहले क्या क्या, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव भी स्कोप है और उसी स्कोप को हम पार्ट पार्ट में देखे जा रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट और प्रायर पीरियड मतलब एरर्स का मतलब हमने देखा क्या होते हैं आपका, है ना। उसके बाद हमने अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन की बात की एज पर रिस्पेक्टिव आपका इंडेक्स, नहीं तो फिर जो मैनेजमेंट जजमेंट में इनको यूज करेगा जी, ये सब हमने देखा। फिर हमने बोला कि अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हो तो कैसे आप कर सकते हो, किन सिचुएशन में, वो भी बता दिया। और इसके बाद फिर हमने आपको बताया यहाँ पे हाउ द चेंज विल बी अप्लाइड एज पर रिस्पेक्टिव इंडेक्स। नहीं है रिस्पेक्टिव इंडेक्स में तो आपका उस केस में क्या करना है जी कि आपको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा, या जिसको हम वॉलंटरी चेंज कहेंगे, इनको वॉलंटरी चेंज कहेंगे, उसको भी हम इंडेक्स रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, है ना। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स को वॉलंटरी चेंज नहीं मानते हैं आपका। और फिर ये सारी बातें डिस्क्लोजर मैंने बता दिया, अगर आपके पास इंडेक्स में चेंज हुआ तो, अगर आपका वॉलंटरी चेंज के केस में डिस्क्लोजर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइए ना अब हम आते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, है ना, बहुत छोटा सा क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी का ही ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे। आइए अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करते हैं। पहले तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आप जानते हैं, है ना, जहाँ पर हम एस्टिमेट्स लगाते हैं जी, है ना, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम को लेकर आपका, हम उसको बोलते हैं एस्टिमेट्स। अगर उसमें हम चेंज करते हैं तो मेरे बच्चे यहाँ पे चेंज कहते हैं कि भैया एस्टिमेट्स तो चेंज होना कोई हमारी गलती तो नहीं है ना, हमारी गलती नहीं है। तो एस्टिमेट अगर चेंज होगा ये हमेशा क्या होगा जी, आपका प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा, मतलब कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं करना होगा। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले मैं 5% बना रहा था, अब हमें 6% बनाना होगा, तो कोई बात नहीं, इस पर से 6% बना के आप आगे बढ़िए, पीछे का कुछ भी हमें चेंज नहीं करना। इट्स वेरी सिंपल नाउ। प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाना है, पहले क्या बनता था, कोई बात नहीं है, अगर लगता है कि चेंज हो गया तो नया चेंज के साथ आगे बनाइए आप। तो कहते हैं कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में, टू द एक्सटेंट दैट अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट gives rise to change in asset liability or related item of equity, it shall be recognized by adjusting the carrying amount of related item, है ना, उसको एडजस्ट कीजिए। इफेक्ट ऑफ अदर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शैल बी रिकॉग्नाइज प्रोस्पेक्टिवली, बस ये ध्यान रखना आपको, है ना, बाय इंक्लूडिंग इट इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि जब एस्टिमेट चेंज होता है तो एस्टिमेट सब प्रॉफिट लॉस में आते हैं, तो आप उसको प्रोस्पेक्टिव आगे चेंज कीजिए, पीछे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये चेंज आपका फॉर द पीरियड ऑफ चेंज, जिस साल में चेंज हुआ उस साल अप्लाई कीजिए, और अगर आगे भी लगता है कि चेंज होगा तो आगे भी चेंज करना, मतलब पीछे से मतलब नहीं, चेंज करंट ईयर में हुआ करंट ईयर में अप्लाई किए, आगे भी चेंज होगा आगे भी अप्लाई कीजिए बस।
इसको लेके हमें क्या डिस्क्लोजर करना होगा, है ना। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए बोलते हैं कि एंटिटी शैल डिस्क्लोज द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। कौन सा आइटम आपने चेंज किया है, कितने से चेंज किया, पहले 5% था, अब 7%। तो ये सब बातें ना डिस्क्लोजर में डाली जाती है। मैंने आपको इंड एस 1 में भी बताया था, मैं दोबारा बता दूं, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का बनता है ना बच्चे, तो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तो मुश्किल से 2-3 पेज के होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के जो डिस्क्लोजर्स होते हैं वो 250, 300, 500 पेज के होते हैं। तो अगर आपने कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज किया तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना होगा कि पहले हम इस परसेंट से बनाते थे, अब हम इस परसेंट से बना रहे हैं, है ना। वो सारी बातें आपको, उसका इफेक्ट करंट पीरियड में कितना है, फ्यूचर में उसका कुछ चेंज होगा तो कितना होगा, है ना। वो सारी बातें आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। अगर फ्यूचर के चेंज को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि फ्यूचर में कितना उसका इफेक्ट होगा, तो कोई बात नहीं, अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल है तो जितना आप एस्टिमेट लगा सकते हैं वही डिस्क्लोज कीजिए, है ना। तो ये आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हुआ एस्टिमेट्स को लेकर, आपका कोई डाउट नहीं सर। अब आ जाइए यहाँ पे आपका करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स, बहुत प्यारा। और यहाँ पे मैं आपको जो बातें बताऊंगा बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। बातें सिर्फ है तो 5 मिनट की, 5 मिनट में इंडेक्स भी खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ठीक से नहीं समझे तो केस स्टडी को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे सुनेंगे ध्यान से। पता है एरर्स जो वर्ड है ना, गलती, चाहे वो इंटेंशनल हो चाहे अनइंटेंशनल हो, हमेशा इंडेक्स ने स्टार्टिंग से एरर्स को आपको अवॉइड करने के लिए बोला है। वो नहीं चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज के ज़माने में, जबकि एआई का ज़माना आ गया है, इतना एडवांसमेंट आ चुका है, उसमें आप क्या करें, कोई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर दिखाएं। एरर जो ऊपर बताया था मैथमेटिकल एंड जो चीज़ बताया था, वो एरर आपको नहीं होने देना है। वो कहते हैं कि भैया अगर आपने कुछ किया है और उसको अगर करेक्ट करना पड़ रहा है, रेक्टिफाई करना पड़ रहा है, तो अगेन यहाँ पे एक सजा आपको दी गई है। वो सजा पता है क्या है? रिट्रोस्पेक्टिवली। जब से वो एरर है आपके बिजनेस में, तब से वो चेंज अप्लाई करना पड़ेगा। पता है रिट्रोस्पेक्टिवली करना बहुत टफ होता है बच्चे, क्योंकि बहुत सारे फिर आपके 10 साल पहले का आइटम है, 10 साल पहले से अगर आइटम होता तो आज कितना होता, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए कहा गया कि भैया करेक्शन जो होगा ना, अगर एरर का भी, तो वो क्या होगा जी, रिट्रोस्पेक्टिवली होगा पहले। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज वॉलंटरली, या फिर अगर उसके बारे में इंडेक्स में मेंशन नहीं है कि हाउ इट विल बी ट्रांजिटेड, तो उस केस में हम क्या रिट्रोस्पेक्टिवली किए थे, यहाँ भी रिट्रोस्पेक्टिवली है। एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिवली आपका, ठीक है ना। अब आइए जरा, अब यहाँ पे मैं कुछ केसेज आपको बताना चाहता हूँ, और वो केसेज पता क्या है, इन सबको बताने के पहले मैं आपको ना एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करूँगा। यस, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करूँगा और तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखो एरर के बारे में आपको बताऊँ, अभी आपको बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना है, लिखना नहीं है। ये देखो, मान लो करंट ईयर आपका 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 है ना। ये करंट ईयर आपका है। मुझे बताओ कि अगर करंट ईयर का जब आप बैलेंस शीट बनाओगे साल के एंड में, तो बैलेंस शीट आपके यहाँ पे 2 कॉलम के साथ बनेंगे। एक कॉलम क्या होगा जी, आपका करंट ईयर का, यानी कि 26-27, और इसका कंपैरिजन करने के लिए हम बनाते हैं 25-26 का, यानी कि पिछले साल का। ये हमने पढ़ा इंडेक्स 1 के अंदर में, हम देखेंगे इसको और भी डिटेल में। तो बट इंडेक्स 1 आपने पढ़ा हुआ, ये जानते हैं इसके बारे में, है ना। 26-27 करंट ईयर हो गया और पिछला साल। आप मुझे बताओ कि अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई भी डेट हो, यहाँ पे कोई एरर हुआ, कोई भी एरर, मैथमेटिकल, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, कुछ भी आपका ये एरर हुआ, और वो एरर यहाँ पे आपको क्या हुआ, रेक्टिफाई हो गया, मतलब यहाँ पे आपको गलती पता चल गई और आपने उसको सुधार दिया। जब करंट ईयर में कोई एरर हुआ है और करंट ईयर में ही उसको हमने सुधार दिया, तो मेरे बच्चे इसका इम्पैक्ट, कोई भी गलती, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल हूँ, मैं आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है कि एक मशीन है, एक मशीन, ठीक है ना, और इस मशीन पे हमने क्या किया था, वेजेज पे किया था। वेजेज था आपका 10,000। तो जब मशीन को इरेक्ट करने पे अगर हम कोई वेजेज पे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको मशीन के कॉस्ट में ऐड करते हैं,
और आपने क्या किया था, एंट्री में वेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था, कुछ भी आपका मिस्टेक हो गया। तो फिर बच्चे इससे अगर ये गलती हमने यहाँ पे की और यहाँ पे हमने रेक्टिफाई कर दिया, तो मुझे बताओ कि ये जो आप बैलेंस शीट बनाओगे साल के एंड में, ये गलती का सुधारने का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ दिखाया जाएगा? ओनली इन करंट ईयर। करंट ईयर में आप क्या करोगे, वेजेज का अमाउंट उतना कम करके और मशीन के अमाउंट को बढ़ा दोगे और अकॉर्डिंगली अपना एसपीएल जो बनता है उसका इम्पैक्ट और सो ऑन, यही होगा ना बच्चे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि करंट ईयर की गलती करंट ईयर में सुधर गई तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ करंट ईयर के फिगर पे आएगा, पिछले साल के फिगर में कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया तो पिछले साल के फिगर को रीएडजस्ट करने कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर ना सर? ये बताना क्यों चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, पहले ये क्लियर है आपका? ये सर, अब मैं आपको एक दूसरा केस ले रहा हूं। ये देखिए आपको यहाँ पे ये रहा हमारा 2 साल की बात बता रहा हूं, ये 2 इयर्स। ये हमारा बच्चे पिछला साल है जो कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026, ठीक है। और ये हमारा करंट ईयर जो 1 अप्रैल 2026 से लेकर आपका 31 मार्च 2027, 2 साल के बाद अब लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा बैलेंस शीट बनना है, जिस बैलेंस शीट के अंदर में 2 साल का फिगर हम दिखाते हैं। अगर करंट ईयर आपका 26-27 है तो पिछला साल आपका 25-26 आपका, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, मान लो कोई एरर आपका, ये हमारा करंट ईयर है, दिस इज योर करंट ईयर, है ना। ये हमारा क्या है, करंट फाइनेंशियल ईयर आपका है, और ये हमारा पिछला साल है ना, प्रीवियस ईयर। मान लीजिए कोई एरर आपने पिछले साल किया, पिछले साल यहाँ पे कोई एरर हुआ, यहाँ पे एरर आपका हुआ पिछले साल बच्चे, और जो पिछले साल आपका एरर हुआ था वो एरर आपका करंट ईयर में आपको पता चला, करंट ईयर में, तभी हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में बात कर रहे हैं। एरर कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका पता करंट ईयर में हमें चला है, करंट ईयर में, तो हाउ दैट विल बी रेक्टिफाइड इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सुनो ना, अगर कोई एरर पिछले साल हुआ था, एक एग्जाम्पल कोट करूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल, हमने ना बच्चे पिछले साल के एंड में आपका जो मशीन दिखाया था ना, मशीन, वो मान लो आपका हमने 1 लाख रुपीज पे दिखाया था, 1 लाख रुपीज पे। इस 1 लाख रुपीज पे हमने जो पिछले साल जो प्रॉफिट लॉस बनाते समय जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, मान लीजिए आपका 10,000 चार्ज किया था। तो 10,000 चार्ज करके हमने यहाँ पे लिख दिया था पिछले साल के एंड में कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000। मतलब कि मशीन आपका 1 लाख का है और उस पर पिछले साल हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना क्रिएट किया था, 10,000। मान लो एक इमेजिन क्या सिचुएशन लेके आ रहा हूँ, एरर कुछ भी हो सकता है ना। तो आपका ये था, जब करंट ईयर में आया बच्चे, तो करंट ईयर में पता चला कि यार पिछले साल जो हमने डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज कर दिया था ना, ये गलत था। एक्चुअली हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना था ना, वो 10,000 नहीं, हमें पिछले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना था वो आपका 10 नहीं 8,000 चार्ज करना था, 8,000, और हमने 10,000 चार्ज कर दिया। तो मेरे बच्चे, अगर ऐसी गलती पिछले साल हो गई थी तो अब हम क्या करें? तो देखो, अगर इसमें पहले समझ लेना कि एरर कभी भी हुआ है, वो पता कब चला है, इस साल के एंड में, मतलब इस साल पता चला, तभी तो हम उसको इस साल में रेक्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। अगर पिछले साल की गलती पिछले साल ही रेक्टिफाई हो गया, तब तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की बात नहीं उठेगी। एरर हमें पता चला है करंट ईयर में, बट हुआ कब था, पिछले साल हुआ था, तो उस केस में क्या करेंगे? कहते हैं कि देखो जी, ऐसे सिचुएशन में आप जब अपना करंट ईयर के एंड में यहाँ पे जब आप अपना बैलेंस शीट बनाओगे, तो एक तो आपके बैलेंस शीट में क्या आएगा, मशीन, है ना। एक तो हमारा क्या आएगा जी, मशीन, और मशीन पे हमारा क्या यहाँ पे है, मान लो अगर प्रोविजन को मेंटेन कर रहे हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो मशीन, ये जो मशीन 1 लाख का पिछले साल के एंड में दिख रहा है, हमने पिछले साल यहाँ पे 1 लाख रुपीज लिख दिया, है ना। लेकिन बच्चे, हमने पिछले साल जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था तो हमने प्रोविजन कितना लिखा था, 10। आज पता चला कि वो होना कितना चाहिए था, 8,000। तो हम उस गलती को रेक्टिफाई करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना, यहाँ पे पिछले साल हमने कितना लिखा था, 10, बट यहाँ पे 10 ना लिखे हम कितना करेंगे, 8 लिखेंगे। मतलब अगर कोई गलती पिछले साल हुई है और इस साल पता चल रहा है, तो हम जब से गलती हुआ है ना, उस समय से इसको सुधारेंगे।
यानी कि उसका इम्पैक्ट जो आपका यहाँ पे होगा वो भी सुधारेंगे ना। दूसरा चीज़, जब पिछले साल के बैलेंस शीट में आपका जो प्रॉफिट लॉस रहा होगा, मुझे बताओ कि आपने प्रॉफिट निकालते समय 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। जो भी पिछले साल का प्रॉफिट रहा होगा, आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया होगा जी? 10,000। होना कितना चाहिए था? 8,000। तो उस केस में आपने पिछली बार एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज किया था, प्रॉफिट कम हो गया था, बढ़ा दो। यानी कि ये यहाँ पे जितना भी पिछले साल का प्रॉफिट दिख रहा होगा, हम उसको क्या करेंगे? 2,000 से बढ़ाएंगे। एरर के केस में क्या होता है कि अगेन वी आर रेक्टिफाइंग दैट एरर नॉट प्रोस्पेक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिवली। और जब रिट्रोस्पेक्टिवली हो रहा है तो हम रिट्रोस्पेक्टिवली कैसे करते हैं कि अगर आपका पिछले साल कोई गलती हुआ था और वो गलती हमें इस साल पता चला, तो रेक्टिफाई करते समय बच्चे पिछले साल का जो कंपैरेटिव यहाँ पे स्टेटमेंट है ना, हम उसको भी रेक्टिफाई करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके मुताबिक अब करंट ईयर के एंड में आपका मशीन कितना होगा उसको यहाँ लिखा जाएगा। इस साल जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा इसमें ऐड करके उसको यहाँ लिखा जाएगा, और इस साल जो भी प्रॉफिट होगा उसको ऐड करके आपका यहाँ पर निकाला जाएगा। मतलब रेक्टिफिकेशन हम रिट्रोस्पेक्टिवली करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि भैया अगर गलती करंट ईयर में हुई है और करंट ईयर में आपने सुधार लिया, तब तो पिछले साल में इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है, तो पिछले साल क्यों सुधारे? रिट्रोस्पेक्टिवली आपका करंट ईयर सही होगा, करंट ईयर से हम सुधारेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आपने क्या किया था, पिछले साल कोई गलत किया था, वो गलती इस साल पता चला, तो जो करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना आप, करंट ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें ये गलती को सुधारते हुए यहाँ पे जो हमारे एसेट्स है, लायबिलिटी है, रिजर्व है, उन सबको पहले सही किया जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, उस काम को करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। एक और भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है, मैं उस पॉसिबिलिटी को लेकर आऊँ। मुझे एक पेज पहले बढ़ाना पड़ेगा और ये मुझे आफ्टर में जाना पड़ेगा। यस सर। तो मैं आपको यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ये 2 पॉसिबिलिटी हो गया ना, तीसरा पॉसिबिलिटी सुनेंगे। देखो ये मैं यहाँ पे अब 3 साल आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा 3 साल है, ये हमारा करंट ईयर है, यानी कि 1 अप्रैल 2000 आपका 26 से मान लीजिए 31 मार्च 2027। ये 27 जो भी करंट ईयर होगा वो आपका, मैं बेसिकली आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज योर करंट ईयर। ये हमारा करंट ईयर है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, जो मान लो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 26 आपका होता है। और इसके पहले का ये आपका कोई भी साल, ये 2000 आपका 23 रहा होगा, 2024 रहा होगा, 1999 रहा होगा, कोई भी ईयर, मतलब कि इसके पहले का कोई भी ईयर। मेरे बच्चे, अगर आप इस साल के पहले कभी कोई आपने एरर किया था, कोई गलती हुई थी, और वो गलती आपको करंट ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो यहाँ पे आते समय अगर आपको पता चल गया, तो मैंने इंडेक्स 1 में आपको बताया हुआ है कि उस केस में हम लोग क्या करते हैं जी, जब हमारा जो बैलेंस शीट बनता है उस बैलेंस शीट में यहाँ पे 3 कॉलम आ जाते हैं, एक एडिशनल हमारा यहाँ प्रेजेंटेशन आ जाता है। एक तो ये आपका करंट ईयर यानी कि 26, 27, ये आपका क्या हो जाएगा जी, आपका पिछला साल यानी कि 25, 26, और यहाँ पे आपका पिछले साल के स्टार्टिंग में यानी कि यहाँ पे यानी कि 1 अप्रैल 2025 का भी आप फिगर्स को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। याद है ना आपको, फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स आपका होता है, या जब भी हम रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करते हैं बच्चे, और वो चेंज आपका इससे पहले से होता है, यानी कि इसके पहले का आपका हुआ है, तो पता है हम लोग क्या करते हैं कि जो भी गलती पहले हुआ है उस गलती को सही करते करते उन एसेट लायबिलिटी आपका एसेट लायबिलिटी आपका क्या बोलते हैं जी, रिजर्व, उनका पोजीशन आपका स्टार्टिंग में क्या होता है। अगर गलती प्रीवियस ईयर के पहले कभी भी हुआ है तो उन गलती को सुधारते हुए आपका यहाँ पे उनका क्या पोजीशन होता है, पहले हम वो पता करते हैं और उन सारे एसेट्स लायबिलिटी को हम पहले यहाँ पे दिखाते हैं, फिर इनका बेस लेकर हम करंट ईयर में लेकर आते हैं और फिर आपका आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं। मतलब मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि एरर माफ कीजिए, एरर आपका करंट ईयर या पिछले साल नहीं, उसके पहले कभी भी हुआ है तो एडिशनल आपका बैलेंस शीट में एडिशनल आपका एक और भी यहाँ पे फिगर पुट करना होता है, जो कि प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग का आपको यहाँ पे देना पड़ता है। इंडेक्स 1 में बताया था वही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। और इन्हीं बातों को बच्चे उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से आपको यहाँ पे समझाया है। मैं देखो इंडेक्स 8 आपको क्या बोलता है, सुनिए मेरे साथ। पता कि पोटेंशियल एरर ऑफ करंट पीरियड,
अगर एरर आपका करंट पीरियड का ही है, ये पता है कौन सा केस हो गया, करंट पीरियड, यानी कि ये वाला केस हो गया, एरर आपका करंट पीरियड का ही आपका है, तो कहते हैं कि ऐसी गलतियों को पढ़िए आपका पोटेंशियल करंट पीरियड एरर डिस्कवर्ड इन दैट पीरियड आर करेक्टेड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव फॉर इशू। करंट ईयर का हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे और काम पूरा कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर मान लो प्रायर पीरियड एरर्स डिस्कवर्ड सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब हुआ कि एरर बच्चे पहले का हो, पहले का, और इस साल हमने उसको सुधारा। सब्सिक्वेंटली मतलब पहले का एरर होगा, इस साल से पहले का, और इस साल सुधारा गया। तो कहते हैं कि मटेरियल एरर्स आर समटाइम्स नॉट डिस्कवर अंटिल ए सब्सिक्वेंट पीरियड, मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट गलती है और पिछले साल हम डिस्कवर नहीं कर पाते हैं, तो करंट ईयर में हुआ होगा। एंड दोज प्रायर पीरियड एरर्स आर करेक्टेड इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड। उस केस में कहता है कि जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है ना, हम उसमें भी उसको सही करेंगे। ये वाली बात करता है कि अगर आपका करंट ईयर से पहले का है तो जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है ना, कंपैरेटिव ये वाला, हम इसमें भी उसको सही करेंगे। यहाँ पे भी आपका क्या होगा जी, इसमें भी आपका सही किया जाएगा, ठीक है ना, अगर सब्सिक्वेंटली रिकवर किया यानी कि पहले का। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं सिचुएशन 1, पहला सिचुएशन, इनको समझाते हैं, इंडेक्स 8 ने समझाया है। एरर डिस्कवर्ड रिलेट्स टू द कंपैरेटिव प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। कंपैरेटिव प्रायर पीरियड का मतलब क्या हो गया, ये सिचुएशन 1 ये हो गया आपका, सिचुएशन 1 ये हो गया, ये वाला, कि इससे जो कंपैरेटिव वाला है ना, अगर इसमें कोई गलती किया था और वो गलती आपको करंट ईयर में पता चल जाए तो क्या करेंगे। बता चुका हूं मैं आपको, ऑलरेडी समझा चुका हूं, वही बात यहां पे वो कहते हैं, सुन लीजिए। कहते हैं कि अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल नहीं, मतलब कि गलती को आप सुधार सकते हो, एन एंटिटी शैल करेक्ट मटेरियल प्रायर पीरियड एरर्स रिट्रोस्पेक्टिवली, है ना, इन द फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव फॉर द इशू आफ्टर देयर डिस्कवरी। डिस्कवरी का हुआ करंट ईयर में, तो करंट ईयर फर्स्ट सेट आपका बनेगा एरर के बाद, एरर सुधारने के बाद, तो करंट ईयर और जो कंपैरेटिव दोनों को हम दिखाएंगे सही करते हुए। रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ द प्रायर पीरियड ऑल्सो, है ना, उसको भी सही करते हुए। तो एग्जाम्पल बताया, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 26-27, है ना, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब का बना रहे हैं, कहता है कि 26-27 का, ये करंट ईयर आपका बता रहा है, ये करंट ईयर मान लीजिए आपका। कहता है कि प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड वुड भी क्या होगा, 25-26, प्रायर पीरियड क्या हो जाएगा, 25-26 आपका, है ना, ये प्रीवियस ईयर का जो फिगर हम दिखाते हैं। कहता है कि इट शुड बी करेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 26-27 बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ 25-26, यानी कि पिछले साल वाला भी सही किया जाएगा और इस साल वाला भी सही किया जाएगा, ठीक है ना बच्चे। दिस विल रिजल्ट इन द कॉन्सिक्वेंशियल रीस्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 26-27 आपका। तो जब हम इस पिछले वाला सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग बैलेंस आपका सही वाला आएगा और उसी को करते हुए हम क्लोजिंग का बनाएंगे, जो आप जानते हैं। लेकिन कहता है अगला पॉइंट, इफ मटेरियल एरर इन डेप्रिसिएशन प्रोविजन, मान लो डेप्रिसिएशन एग्जांपल आपका है, ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि 25-26 का, वाज डिस्कवर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर 26 करंट ईयर का, वही जो अभी नहीं समझाया था उसी के वही है आपका, कि आप अपने प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट को सही करेंगे और फिर उसके बाद अभी दिखाया था ना डेप्रिसिएशन वाला एग्जांपल में, वही बात है बच्चे, इस पर दोबारा क्या बताऊं। तो सिचुएशन 1 में आपको 2 एग्जांपल यहाँ बता दिया गया। सिचुएशन 2 आइए, सिचुएशन 2 कहता है कि करंट ईयर और पिछला साल छोड़ के उसके पहले कभी कभी एरर हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग एक थर्ड बैलेंस शीट और वहाँ पे फिगर आएगा पिछले साल के ओपनिंग का, 1 अप्रैल का, और फिर करंट ईयर का, फिर आगे का। सुनिए, इफ द मटेरियल एरर्स अकर्ड बिफोर द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंट का मतलब कि अगर ये हमारा मान लो आपका करंट ईयर आपका क्या है जी, 26-27, तो अर्लीस्ट प्रायर पीरियड क्या हो जाएगा, 25-26। कहता है कि अगर इसके पहले कभी कभी एरर होता है तो कहता है कि एंटिटी शैल अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, इसको भी छोड़ दीजिए, एंटिटी शैल करेक्ट द सेम रिट्रोस्पेक्टिवली इन द फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव फॉर इशू। फर्स्ट सेट क्या होगा, इसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, है ना, बाय रीस्टेटिंग द ओपनिंग बैलेंस भी आपका, यानी कि जब ये बने इसका जो बैलेंस शीट बनेगा तो एक तो करंट ईयर का फिगर आएगा पिछला, और एक आपका ओपनिंग बैलेंस का, तीसरा जो बैलेंस शीट यहाँ पे बनता है फिगर आपका, वो करते हुए काम करना पड़ेगा। ये जो बोलते हैं ना बार बार, ऊपर भी कहा था अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल,
कहते हैं कि मान लो ये गलती आपका, उसका मतलब बता रहा हूँ कि 1985 में हुई थी, मान लो कोई गलती हुई थी और 1985 से लेकर आप प्रॉपर एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे, एग्जैक्ट नहीं पता कर पा रहे कि भैया वो उस समय से यहाँ तक कितना होगा। बोलते हैं कि टेंशन फिर मत लो, जब से प्रैक्टिकेबल है ना आपको सही करना, उस समय से ही कर लो आप। अब आज से 150-200 साल पहले कोई एसेट परचेज किया था, उसका वैल्यू आपको नहीं समझ में आ रहा था, कोई बात नहीं, जब से वैल्यू समझ में आ रहा है उसी समय से उसको रेक्टिफाई कर लो। तो अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल ऊपर में भी बोला गया था, यहाँ पे भी वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जितना प्रैक्टिकेबल है, मतलब जितना आसानी से आप कर सकते हो ना, आप वो करते हुए आप पहले ओपनिंग को सही कीजिए, फिर करंट और इसका 3 बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा करंट ईयर में, ठीक है ना। तो ये बातें मैं बता चुका हूँ, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे, ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ ऊपर में, देयर इज नथिंग न्यू हमारा। लिमिटेशन ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव का लिमिटेशन क्या है, मतलब कि दायरा, लिमिटेशन कब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बता चुका ऊपर में। वो कहते हैं कि अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, अगर आपके लिए ये इम्प्रैक्टिकेबल है उतने साल का पहले का मिस्टेक पता करना। एक एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, जैसे मान लो कि आपने, ये करंट ईयर है जी हमारा क्या 26-27, पिछला साल क्या है 25-26, और मान लो यहाँ पे 1969 में टाटा कंपनी ने एक आपका कोई एसेट परचेज किया था, कोई बिल्डिंग। अब बिल्डिंग परचेज किया था बट उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो बच्चे, और ना उसकी कॉस्ट, यहाँ पे हमें ये गलती पता चला कि यार एक बिल्डिंग था जिसको बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन यहाँ से उसकी वैल्यू कितनी थी, क्या थी, लगाना मुश्किल है, नहीं पता कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं भैया, जब से प्रैक्टिकेबल है ना, जब से आप उसका अनुमान लगा सकते हो, एस्टिमेट लगा सकते हो, तभी से आप लगा लीजिए और लगा के फिर ओपनिंग एक बैलेंस शीट बना लीजिए, ये बातें कहता है ना। तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। कहता है कि अ प्रायर पीरियड एरर शैल बी करेक्टेड बाय रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमाइन इधर द पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ द क्यूमुलेटिव इफेक्ट, है ना। या तो उस पीरियड में या फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं लगा सकते लंबा समय का, तो कोई बात है, जितना लगा सकते हो उतना ही दिखाइए, है ना। क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा जी हमें यहाँ पे, तो कहते हैं कि भैया अगर एरर में आपको, जब डिस्क्लोजर में आप आएंगे तो एक तो नेचर ऑफ प्रायर पीरियड एरर, कौन सा गलती है, और आपका फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, जो भी हमने प्रेजेंट किया है, या तो पिछला या फिर ओपनिंग वाला, उन सब में उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स है उनमें इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। इंडेक्स 33 के अंदर में जो ईपीएस डाइल्यूटेड निकालते उस पर इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ करेक्शन हुआ, अर्लीस्ट आपका प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड के बिगिनिंग में वो बताना पड़ेगा, और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो ये भी बात आपको डिस्क्लोज करना होगा कि भैया हम स्टार्टिंग से नहीं कर पा रहे हैं, इस समय से एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, तो हम उस समय से हमने सही किया हुआ है। ये सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना बच्चे। तो अकाउंटिंग पॉलिसी आपका रिट्रोस्पेक्टिव या तो इंडेक्स के मुताबिक, अदरवाइज आपका क्या रिट्रोस्पेक्टिव, वॉलंटरी भी रिट्रोस्पेक्टिव, अकाउंटिंग एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिव, और एरर हमेशा क्या होगा, रिट्रोस्पेक्टिव होगा। और इन सब का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इंडेक्स आपका अब खत्म हो चुका है, कुछ भी इसमें एक भी ऐसा वर्ड नहीं है बच्चे जो आप नहीं जानते हैं। यू हैव डन एवरीथिंग, मैंने सभी चीज़ों को बहुत प्यारे तरीके से आपके दिमाग में बैठा दिया। आइए ना 10-15 मिनट का और समय लगाते हैं, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं जरा एक बार उसको हम देख लेते हैं, सुनेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर में। इसको आप अपने बुक में ही फिल करना, बुक में ही, है ना, मैंने आपको बुक में दिया करने के लिए। पढ़िए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है, स्टेट whether following will be treated as change in accounting policy, change in accounting estimates of prior period। आपको बताना है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी चेंज होगा फिर उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग होती है। कहता है पहला, इंक्रीज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, जहां भी एस्टिमेट बढ़ता है या एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड कोई ट्रीटमेंट आपका चेंज होता है, तो वो सभी हमारे क्या होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो आप इसको बोलेंगे चेंज, बुक में लिख लो आप, यहाँ पे बुक में ही, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, है ना। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होगा। जल्दी बताओ, अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं, है ना। चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, अगेन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, है ना। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन जो आपका होता है, ये भी एस्टिमेट्स, यानी कि उसके कितनी लाइफ है, क्या स्क्रैप वैल्यू, उसके ऊपर बेस्ड होता है, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपने पीपी ट्रीट कर लिया, बताया था मैंने आपको, ये एरर है, ये गलती बोला जाएगा, और गलती को सुधारना हमेशा क्या होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली, सॉरी।
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड। देखो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है वो तो एस्टिमेट होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट को अंडर स्टेटेड की कम या ज़्यादा दिखा देना एरर है, गलती है। मैंने अभी ऊपर बताया भी था आपको एग्जांपल में कि डेप्रिसिएशन 8,000 की जगह पे 10,000 चार्ज कर लिया तो एरर कहा जाएगा ये। चेंज इन एस्टिमेट्स ऑफ प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर, जब भी एस्टिमेट चेंज हुआ तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपके होते हैं, एस्टिमेट्स, ठीक है ना। कहता है कि वारंटी प्रोविजन अंडर स्टेटेड, मेरे बच्चे जब भी कहता ना अंडर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड तो गलती है, मतलब जितना आपको करना चाहिए था, जितना आपको पता है कि हमें इतना करना चाहिए बट उससे आप कम कर रहे हो, है ना। एस्टिमेट का मतलब होता है कि एस्टिमेट लगाना, वो एस्टिमेट कहा जाएगा, बट जितना आपको पता है कि यार एस्टिमेट के बाद हमें इतना चार्ज करना चाहिए था, फिर उससे कम ज़्यादा चार्ज करना, एरर है। रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट आपका एरर है, नॉन करंट को करंट में, करंट को ऐसा। और चेंज इन फंक्शनल करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। फंक्शनल करेंसी का चेंज का मतलब होता है कि मान लो आज मेरी अकाउंटिंग इंडियन रुपी में हो रही है, मेरा बिजनेस मैंने शिफ्ट कर दिया अमेरिका में, और अब मेरा फंक्शनल करेंसी क्या हो गया, यूएसए डॉलर हो गया। इसको क्या मानेंगे, ये तो ना तो कोई पॉलिसी है बच्चे, ना एस्टिमेट है, और ना आपका यहाँ पे कोई एरर है, ये तो सिचुएशन है। तो हम नन ऑफ द अबव में, अगर एमसीक्यू में आ गया तो हम उसमें क्या करेंगे, इसको टिक मार्क करेंगे, नन ऑफ द अबव के अंदर में, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगला पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे लिखना मैंने वो भी दे दिया है। कैन एन एंटिटी वॉलंटरी चेंज वन और मोर अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या आप चेंज कर सकता है वॉलंटरी, ये कर सकता है, कब, ये दो सिचुएशन में, है ना। और आपको देख लेना, ये सब बता चुका हूँ, क्या बताऊँ। थर्ड में आइए, एबीसी एंटिटी एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज एंड प्रेजेंटेड द सेम एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 26-27 कहता है कि इट रीलोकेटेड द ऑफिस टू ए न्यू बिल्डिंग एंड लीज द सेड बिल्डिंग टू द थर्ड पार्टी। नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ और पुराने बिल्डिंग को किसी को लीज पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, यानी कि आपका। फॉलोइंग द चेंज इन द यूजेज ऑफ द बिल्डिंग, एंटिटी एबीसी रिक्लासिफाइड इट फ्रॉम पीपी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन 26-27। शुड एंटिटी एबीसी अकाउंट फॉर चेंज एज ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बताइए। मैंने अभी बताया था आपका कि क्या जब सब्सटेंस उसका चेंज होगा तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानेंगे, नहीं मानेंगे। लिखना कैसे आप देख लेंगे, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया बदमाश ऊपर में आपका, सब कुछ, है ना। फोर्थ पे आप आइए, वेदर द चेंज इन फंक्शनल करेंसी आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, नो। क्या क्या लिखना है, कितने मार्क्स का, उसको आप देख सकते हैं। इंडेक्स 21 इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, तो मैंने बस जहाँ तक लिंक है वो बता दिया आपको, इसको पढ़ लेंगे आप। फिर पढ़ेंगे, एंटिटी डेवलप्ड वन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी बाय कंसिडरिंग अ प्रोनाउंसमेंट ऑफ ओवरसीज नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इन ड्यू अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स 8। तो ये कब हुआ होगा जी प्रोनाउंसमेंट, जब ना तो हमारे पास कोई इंडेक्स होगा ना उससे मिलता जुलता कोई इंडेक्स होगा उस आइटम के लिए आपका। वुड इट बी परमिसिबल फॉर द एंटिटी टू चेंज द सेड पॉलिसी टू रिफ्लेक्ट द सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट इन दैट प्रोनाउंसमेंट, येस। आपको चेंज करना पड़ेगा, दैट चेंज विल बी कॉल्ड वॉलंटरी चेंज एंड दैट विल बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताना है, कैसे वो आप देख लेंगे। Whether an entity can change its accounting policy of the subsequent measurement of PP from the revaluation to cost, ये चेंज कर सकते हैं कब जी, दो सिचुएशन, या तो इंडेक्स में चेंज या फिर मोर रिलायबल आपका। अगर आप चेंज करते हैं तो एज पर द रिस्पेक्टिव इंडेक्स ने जो आपको बताया उसके मुताबिक, अगर वो नहीं ट्रांजिशनल प्रोविजन है तो आपको रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज अप्लाई करना होगा, आप पढ़ लेंगे इसको। 7th आइए, एन एंटिटी हैज प्रेजेंटेड सर्टेन मटेरियल लायबिलिटी एज नॉन करंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर अप टू 31 मार्च। ध्यान से मेरे बच्चे पढ़ना, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। An entity has presented certain material liability as non-current in the financial statement for the period up to 31st March 26। For the period मतलब कि जब से वो liability आपके पास आई होगी तब से लेकर 31st March 26 तक वो आपने उसको non-current liability के रूप में दिखाया है। While preparing the annual financial statement for the 27
कहता है कि मैनेजमेंट डिस्कवर दैट दीज लायबिलिटीज शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट। ओहो, उनको लगता है कि यार करंट होना चाहिए, मतलब देयर इज एन एरर, ये गलती है, उस नाम को जिसको हम नॉन करंट में दिखाया करते थे वो करंट में दिखाना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट को लगता है। Would this reclassification of liability from non-current to current in the comparative statement be considered to be correction of error? Yes, consider किया जाएगा. What would be entity need to present? Would the entity need to present third balance sheet? Yes. अगर वो error प्रीवियस जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है करंट ईयर के पिछला वाला उसके पहले का है, क्योंकि पहले से बता रहा अप टू मतलब पहले से चलते आ रहा है, तो उस केस में आपको थर्ड बनाना पड़ेगा। आप पढ़ लेंगे इसको, मैंने सब कुछ पहले तरीके से लिखा हुआ है कि हाउ दिस विल बी गिवन इन द आंसर, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज लिखना बच्चे, बट जितनी बातें बताई गई उतनी बात उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए आपके लैंग्वेज में। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका है इसलिए मतलब नहीं बनता। एंटिटी डेवलप वन ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी बाय कंसिडरिंग प्रोनाउंसमेंट ऑफ ओवरसीज नेशनल, आपका वुड इट बी पॉसिबल फॉर एंटिटी टू चेंज द फेड पॉलिसी? सेम चीज आपका यहाँ पे आ गया, आप देख लेंगे, कुछ भी नया नहीं है। 9th में आइए, एंटिटी चार्ज्ड ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेज इन द एज अ फाइनेंस कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देयर एंडेड ऑन 31 मार्च 26। कुछ एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट दिखाते थे फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 26 तक। While preparing annual financial statement for 27, management discovered that these expenses should be classified as other expenses instead of finance cost. Error हो गया। The error occurred because of management inadvertently misinterpreted certain fact. Misinterpret किया तब भी आपको क्या करना है, ये error ही consider किया जाएगा। Entity intends to restate the comparative amount for the prior period presented in which the error occurred, यानी कि आपका इस बार का। Would this reclassification of expense from finance to other expense in the comparative amount be considered to be correction of error? Yes, किया जाएगा। ये थर्ड बैलेंस शीट तब बनता है अगर पिछले साल से पहले का एरर रहेगा। अगर पिछले साल का सिर्फ रहेगा तो पिछला साल और इस साल 2 साल का दिखाते हैं, पढ़ लेंगे आप इसको। There was a material prior period error by way of understatement of salary expense. Understate क्या error हो गया आपका। How would it disclose in the financial statement for 26-27 करंट ईयर का है? अगर आपका सैलरी आपका पिछले साल का है तो फिर उस केस में जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगा पिछले साल का और इस साल का दिखाया जाएगा। अगर उसके पहले का हुआ है तो थर्ड बैलेंस शीट यानी कि 1 अप्रैल 2025 का भी फिगर्स को हम रीस्टेट करेंगे। अब आप जानते हैं, अब इसको देख लेंगे। आइए ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने बन सकते हैं मैंने सब यहाँ पे डाल दिया आपके लिए। मेन ऑब्जेक्टिव बताओ इंडेक्स का क्या है, बता चुका हूँ बदमाश। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसी बात करते हो, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एंड चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, ट्रीटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स एंड एरर, इसमें टिक मार्क करके आ पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय इंडेक्स 8, ये भी ऑल में टिक मार्क करके आएंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर बेस्ट डिफाइंड एज, अकाउंटिंग पॉलिसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेसिस कन्वेंशन बताया था, है ना, अभी पढ़ा था मैं आपके लिए। When no specific index applies to the transaction, management should use judgment to develop accounting policy that results in information that is relevant and reliable. बोला था वहाँ पे, पढ़ लो, relevant reliable मैंने कहा था। While making judgment in the absence of a specific index, management should first consider, क्या जी, अगर आपका जब जजमेंट करना होगा, जजमेंट तो क्या पहले तो हम देखेंगे कोई इंडेक्स मिलता जुलता गाइडेंस नहीं, रिक्वायरमेंट इन इंडेक्स डीलिंग विद द सिमिलर, यहाँ टिक मार्क करेंगे। बी में आपका बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रीजन टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रिक्वायर्ड ये तो वैलिड रीजन है, रिजल्ट इन मोर रेलिवेंट वैलिड है, टू इम्प्रूव कंपेरेटिबिलिटी ये भी वैलिड है, तो टू इंक्रीज ये वैलिड नहीं है आपका। कैसी बात करता है। वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी जनरली अकाउंटेड फॉर, वॉलंटरी चेंज प्रोस्पेक्टिवली या रिट्रोस्पेक्टिवली बदमाश, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, अप्लाइंग द न्यू पॉलिसी ओनली टू द फ्यूचर, ना, अप्लाइंग द न्यू पॉलिसी एज इट हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड, यस, जब से हमने उसको, वो हमारे बिजनेस में है तब से हमने अप्लाई किया, ये मानते हुए हम उसको करते हैं आपका। फीफो से वेटेड में आना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, ये तो एक काम करने के 2 तरीके। रिवाइजिंग द यूजफुल लाइफ आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, बता चुका हूं ऊपर।
चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है जी? रिट्रोस्पेक्टिवली ना प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट? बताओ। अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, यस ये है। चेंज फ्रॉम कॉस्ट मॉडल ना, ये पॉलिसी है। फेल्यूर टू रिकॉर्ड, ये तो एरर है। अप्लाइंग रॉन्ग जीएसटी, एरर है, तो हम इसमें टिक मार्क करेंगे, है ना बच्चे? सब जानते हो आप, सब जानते हो, सब जानते हो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई अगर इंसान है तो आप हो, मेरे बच्चे हैं, आपकी बात कर रहा हूं बदमाश। आपके नाम के आगे देख लेना, इस बार इस नाम जो है ना, आपका नाम लिख लो, नाम उसके आगे लिख देना मेरी तरफ से 3 वर्ड CMA, ये आपके नाम के साथ जुड़ने वाला है, मैं दावे के साथ बोलता हूं। आओ ना अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायर पीरियड एरर? कौन सा इसमें प्रायर पीरियड एरर है? तो रिवीजन ऑफ बैड डेट्स प्रोविजन ना, ये तो एस्टिमेट है। ओमिशन ऑफ परचेज इनवॉइस और प्रीवियस ईयर डिस्कवर्ड इन दिस ईयर, यस ये आपका क्या है जी? ओमिट हो जाना, एरर होता है, एरर। चेंज इन एस्टिमेट ना, ये एस्टिमेट है। चेंज इन इन्वेंट्री कॉस्टिंग ना, तो ये आपका क्या हुआ? एरर हो गया। प्रायर पीरियड एरर्स शुड जनरली बी करेक्टेड बाय, बताओ प्रायर पीरियड एरर्स कैसे करेक्ट होता है? रिट्रोस्पेक्टिवली, तो रिट्रोस्पेक्टिवली स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रायर पीरियड एरर? आप ये कर लोगे आप यार, मैं क्यों बता रहा हूं। कौन सा प्रायर पीरियड नहीं कंसिडर किया जाएगा? मतलब एरर नहीं कंसिडर किया जाएगा। मैथमेटिकल मिस्टेक है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट है, फ्रॉड है, रिवीजन ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये एस्टिमेट का चेंज माना जाता है। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमाइन द पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ एन एरर, कोई गलती हुआ है, वो जिस पीरियड से हुआ बच्चे उस समय से आप उसके एरर को के इफेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करते हैं? जब से हम कर सकते हैं तब से करेंगे। कहता है कि इग्नोर कैसे जी? करेक्ट इट प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द अर्लीस्ट डेट प्रैक्टिकेबल, यस ये ठीक है आपका, जब से हम कर सकते हैं तब से करेंगे। इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू, ना ना ना। ऑडिटर डज नॉट एग्री, ना ना ना। एंटिटी कैन नॉट अप्लाई अ रिक्वायरमेंट आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट, पूरा एफर्ट डालने के बाद भी आप एग्जैक्ट नहीं पता कर पा रहे, ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड फॉर ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज, नेचर, रीजन, अमाउंट, ऑल में टिक मार्क करेंगे। इफ ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अफेक्ट बोथ करंट एंड फ्यूचर पीरियड, इफेक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज इन, दोनों में, करंट में भी फ्यूचर में भी, करंट फ्यूचर ना, इसमें टिक मार्क करेंगे। बताया था ना कि बताया था आपको कौन सा सही है मेरे बच्चे, आप ये सब देख लोगे, ये सब ना सब बता चुका हूं ऊपर में। 21 देखिए, 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी व्हेन नो इंडेक्स अप्लाई? कोई इंडेक्स अप्लाई नहीं होता, मतलब कि कोई स्पेसिफिक इंडेक्स भी अप्लाई नहीं होता, मिलता जुलता इंडेक्स भी अप्लाई नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर आपका कौन सा नॉट कंसिडर्ड, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क करना पड़ेगा, है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ सिमिलर, अब सिमिलर इंडेक्स की बात क्यों कर रहे हो? जब बोल दिया कि नो इंडेक्स अप्लाई, तो आपका बी में टिक मार्क करेंगे। 23 पढ़ेंगे, कहता है कि इफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल, एंट्री शुड, बताया था मैंने, अप्लाई द पॉलिसी प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द अर्लीस्ट प्रैक्टिकेबल डेट, जब से आपका प्रैक्टिकेबल होगा तब से अप्लाई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट? एस्टिमेट, चेंज इन इन्वेंटरी वर्जन ना, ये आपका बी हो जाएगा, बी में टिक मार्क करेंगे। चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज ट्रीटेड एज मेथड चेंज इन एस्टिमेट, बता चुका हूँ कितनी बार, एक ही चीज़ को बार बार तरीके से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर जाएंगे, ठीक है ना। विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रायर पीरियड एरर? एरर्स अराइजिंग फ्रॉम करंट ईयर ट्रांजेक्शन, ओमिशन मिस स्टेटमेंट इन प्रायर पीरियड ड्यू टू फेल्यूर टू यूज रिलायबल इंफॉर्मेशन, चेंजेज इन एजम्पशन आपका, और फिर कहता है यहाँ पे हमारा कहता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रायर पीरियड? बेस्ट डिस्क्राइब किसका था? ओमिशन हो जाना, मिस स्टेटमेंट, है ना, ड्यू टू रिलायबल इंफॉर्मेशन, तो बी में टिक मार्क करेंगे। 27 पे आइए, 27 क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रायर पीरियड एरर्स? बताओ जरा कौन सा प्रायर पीरियड नहीं है? तो फ्रॉड है, एरर है, ये भी है, ये भी है। रिवीजन ड्यू टू इन्फॉर्मेशन, ये तो एस्टिमेट होता है बच्चे, एस्टिमेट होता है, ठीक है। व्हेन करेक्टिंग ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स कंपैरेटिव फिगर्स शुड बी
एडजस्टेड रिट्रोस्पेक्टिवली, ये भी आप जानते हैं। मैंने ये सब क्यों करा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, ये सारे क्वेश्चन आप कर जाएंगे, है ना, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो मेरे बच्चे ये ना मैंने सॉल्यूशन आपको नीचे दे दिया है, जो पढ़ाया तो उसी को बेस्ड आपका है। लेकिन हाँ, जो भी MCQ जो भी क्वेश्चंस मैंने बुक में दिया है उसको आप ज़रूर कर जाएंगे। मैं इसका आपको बस ये विश्वास लेना चाहता हूँ, है ना। जो क्वेश्चन करा दिया ठीक, जो नहीं कराया वो भी आपको कर जाना है। जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चे बुक से आएगा, इससे हट के कुछ नहीं आएगा। अब मैं इंडेक्स 8 का लिख रहा हूँ आपके लिए, क्या, द एंड। ये समाप्त है, एंड है, इसका लिमिट इससे ज़्यादा नहीं है। डिफरेंट इंडेक्स में जो भी इसका एप्लीकेशन होगा हम उस इंडेक्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जितने भी थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी एग्जाम में आ सकते हैं बच्चे, आई हैव डन एवरीथिंग। इसको ही आप कीजिए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मिलेंगे अगली क्लास में, ये इंडेक्स हमारा खत्म हुआ। हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और मस्त इंडेक्स को आपके साथ लेकर पढ़ाने के लिए, और आपके इस CMA के जर्नी को और आगे और आगे और आगे जल्दी उस नाम के साथ ना वो 3 वर्ड को जोड़ने के लिए हम इस कारवा को बढ़ाते रहेंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे। जय CMA, जय COC, जय मेरे बच्चे। आपकी बात कर रहा हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।